हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे जेटपैक कंपोज क्रैश कोर्स में। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा जेटपैक कंपोज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। कोई भी चीज को प्रोग्रामिंग में अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आपको उसको सीखना होगा किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करके। अगर आप प्रोजेक्ट को नहीं क्रिएट करोगे तो आपकी जो लर्निंग होगी वो थोड़ी सी वीक रहेगी। इसी वजह से मैंने इस पूरे कोर्स को प्रोजेक्ट के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। जेटपैक कंपोज जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे वो प्रोजेक्ट को क्रिएट करके सीखेंगे। दैट मीन जो भी हमारे बेसिक्स कंपोजेबल होते हैं उनका कहाँ पे एक्चुअली में यूज होता है, कैसे यूज होता है, इन सब के बारे में हम लोग प्रोजेक्ट में सीखेंगे। उसके अलावा मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग स्टेट को मैनेज करते हैं अपने जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट्स में, स्टेट होस्टिंग क्या होती है, और इसके अलावा हम लोग ये भी सीखेंगे कि नेविगेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं अपने जेटपैक कंपोज एप्लीकेशंस में विथ एमबीवीएम आर्किटेक्चर। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर एमबीवीएम आर्किटेक्चर को भी सीखेंगे, कैसे हम लोग उसका यूज करते हैं अपने जेटपैक कंपोज प्रोजेक्ट्स में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। रेट्रोफिट्स के बारे में सीखेंगे, डैगर हिल्ट के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर लर्निंग बहुत ही ज्यादा है और सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट को क्रिएट करके, कैसे हम लोग इसका एक्चुअली में प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, बेस्ट आर्किटेक्चर क्या है और बेस्ट प्रिंसिपल क्या है किसी भी जेटपैक कंपोज को अपने प्रोजेक्ट में यूज करने का। तो इन सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये चीज को सीखना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। आई एम श्योर आपको जेटपैक कंपोज के बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया हो जाएगा। इसके बाद आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो और उसके लाइव कर सकते हो प्ले स्टोर्स पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऐप होगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपकी अपनी डिटेल्स, और आपको यहाँ पर एक बटन देखने को मिलेगा माय प्रोजेक्ट्स नाम से। जब भी आप इस माय प्रोजेक्ट्स बटन पर करोगे क्लिक तो आपको यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट की लिस्ट होगी वो विजिबल होगी, और यदि आप इसको अगेन क्लिक कर दोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का लिस्ट आपको विजिबल होगा वो इनविजिबल हो जाएगा। बेसिकली टॉगल कर सकते हो आप अपने प्रोजेक्ट्स के दौरान। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फाइल पर जाकर फाइल से जाएंगे न्यू पर, न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी कंपोज एक्टिविटी, नेक्स्ट। यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन का नेम देंगे और बाकी डिटेल्स को फिल करके सिंपली फिनिश पर क्लिक कर देंगे। सो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको नहीं करता हूँ और यहाँ से प्रोसीड करता हूँ अपने उस स्क्रीन को क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक कंपोजेबल। तो कंपोजेबल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना होगा COMP। एंटर करेंगे तो आपका ये कंपोजेबल से एनोटेट हुआ एक फंक्शन आ जाएगा जिसमें केवल और केवल आपको यहाँ पर नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा पोर्टफोलियो, क्योंकि हमारा जो ये ऐप है ये पोर्टफोलियो बेस्ड है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो इसका नेम दे दूँगा। नाउ यदि मैं इस इमेज को देखूं तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेप फर्स्ट होता क्या है कि जब भी आप कंपोजेबल में डिज़ाइन करने जाओ तो आप डिज़ाइन को देखो, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करो, तभी आप इजीली कर सकते हो कंपोज में डिज़ाइन। नहीं तो थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इस स्क्रीन को देखा तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये बैकग्राउंड में ये जो हमारे पास डिज़ाइन है इसको क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं करूँगा इस डिज़ाइन को क्रिएट। चलूँगा अपने प्रोजेक्ट में एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सरफेस का। ठीक है, तो मैं सरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो सरफेस कार्ड बेसिकली सरफेस को आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक तरह से कैनवास है। जैसे हम लोग कभी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग करने के लिए एक हमारे पास होती है शीट, A4 शीट होती है, नहीं तो ड्राइंग का हमारे पास एक कॉपी आता है जिसमें हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बेसिकली वो ड्राइंग की कॉपी है जिसके अंदर हम लोग चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। तो सरफेस में हमारे पास कई सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक यदि मैं इस पर Ctrl+P प्रेस करूँ तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी, काफ़ी सारे हैं। लाइक आप इसमें शेप डाल सकते हो, आप इसमें यदि मैं दिखाऊँ यहाँ पर आप शेप डाल सकते हो जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगल शेप है। कलर दे सकते हो, आप इसके एलिवेशन दे सकते हो इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें दे सकते हो। लाइक बॉर्डर स्ट्रोक दे सकते हो। हमारे काम के क्या है, यदि मैं इस इमेज को देखूं तो हमारा जो यहाँ पर सरफेस है थोड़ा सा उठा हुआ या फिर एलिवेटेड हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एलिवेटेड बनाने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा एलिवेशन का। ठीक है, और ये मैं एलिवेशन यहाँ पर देने वाला हूँ 8 dp। तो इसकी हेल्प से हमारा जो कार्ड है वो थोड़ा सा अभी हमें उठा हुआ या फिर एलिवेट दिखेगा, ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा स्क्रीन से। इसके बाद यदि मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये कॉर्नर, इसका जो किनारा है, कॉर्नर है, वो यहाँ पर राउंडेड है। तो इसको मुझे अभी यहाँ पर क्रिएट करना है। उसके लिए
आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा शेप का, ठीक है। और इस शेप में यूज़ करना होगा राउंडेड कॉर्नर शेप, और यहाँ पर आपको भेजना होगा कि कितना रेडियस आप इसको दोगे, जो उसका आपका कॉर्नर होगा उस पर्टिकुलर एंड को। सो हमारे केस में मैं इसको यहाँ पर देने वाला हूँ 12 dp, ओके। तो यहाँ से हमारा जो सरफेस है उसके पास प्रॉपर्टी आ गई है एलिवेट होने की, और उसका जो शेप है वो अभी है राउंडेड कॉर्नर शेप 12 dp। नाउ अब मैं यहाँ पर भेजूँगा इसका कलर, जो कि बैकग्राउंड में इसके दिखने वाला है। सो उसको मैं भेजूँगा अपने मटेरियल थीम के अंदर, होता है हमारे पास कलर, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा बैकग्राउंड का, ओके। तो मटेरियल थीम के अंदर भी आपको 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली हो गई कलर, उसके बाद आपको मिलेगा टाइपोग्राफी, और उसके बाद आपको मिलता है शेप। तो यदि मैं मटेरियल थीम डॉट पे डॉट करता हूं तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें देखने को मिलती है। टाइपोग्राफी से आप टेक्स्ट का स्टाइल डिसाइड कर सकते हो, शेप की हेल्प से आप शेप डिसाइड कर सकते हो, कलर की हेल्प से आप कलर को दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसी कलर का यूज़ करके यहाँ पर जो कलर दे रहा हूँ वो है बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सरफेस तैयार। नाउ मैं इस सरफेस को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि हमें दिखता कैसे है अपने स्क्रीन पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस पोर्टफोलियो को करूँगा कॉपी, और इस ग्रीटिंग की जगह, सॉरी, इस पूरे सरफेस की जगह मैं इस फंक्शन को कर दूँगा कॉल। नाउ मैं इसको अपने Nexus 5x API 30 पर एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, सो हमारा ऐप यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। सो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि हमने सरफेस को हाइट और विड्थ कुछ दी नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल रही है। सो मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से आप अपने कंपोजेबल को मॉडिफाई कर सकते हो। लाइक हाइट दे सकते हो, विड्थ दे सकते हो, उसके शेप को चेंज कर सकते हो, उसमें बॉर्डर डाल सकते हो, बॉर्डर का रेडियस डिसाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो मॉडिफायर की हेल्प से। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस मॉडिफायर का यूज़ करूँगा साइज़ बेसिकली यदि मैं यहाँ पर 100 dp पास करता हूँ तो इसका विड्थ और हाइट दोनों इक्विवेलेंट होगा 100 के। एंड मैं यहाँ पर देता हूँ पैडिंग 12 dp की, ठीक है। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी आपको यहाँ पर सरफेस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो ऐप हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, और आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा रेक्टेंगल बॉक्स। तो यही है हमारा बेसिकली सरफेस। नाउ चलते हैं अपने इमेज पे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा सरफेस है ये पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा इस साइज़ को यहाँ से हटाकर फिल मैक्स विड्थ, लेकिन आपने यहाँ पर हाइट को डिसाइड नहीं किया है। तो अभी मैं यहाँ पर हाइट देता हूँ 120 dp, केवल और केवल यहाँ पर आपको दिखाने के लिए कि अभी जो हमारा ये सरफेस होगा ये पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और आप देख सकते हैं हमारा सरफेस जो है वो पूरे विड्थ को अभी ऑक्यूपाई कर लिया है। और यही मैं यदि हाइट के साथ करूं तो मुझे यूज़ करना होगा फिल मैक्स हाइट, और यदि मैं इसको करता हूं एग्जीक्यूट तो अभी के टाइम पे पूरा सरफेस जो है पूरे इस स्क्रीन को कवर अप कर लेगा, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से आप मॉडिफायर के साथ प्ले कर सकते हो। तो मेरे केस में हमें हाइट देनी नहीं है, हमें चाहिए कि हमारा जो सरफेस है वो रैप करे जो भी हमारे अंदर कंपोजेबल हैं उनको। सो ये हुआ हमारा सरफेस यहाँ पर कंप्लीट। तो हमारा जो ये बैकग्राउंड वाला चीज़ था, जो डिज़ाइन था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे सबसे पहले क्रिएट करना है एक इमेज जो कि बिल्कुल हो हॉरिजॉन्टली सेंटर में। सो इसको चलिए अब हम लोग करते हैं। सो इसको करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा इमेज, ठीक है, और इसमें हमें पास करना होता है पेंटर। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस ड्राइबल के रिसोर्स को। लाइक मैंने यहाँ पर 3 इमेज ऑलरेडी ऐड कर रखी है। पहला तो हमारा प्रोफाइल, फिर इंस्टाग्राम का है, फिर हमारे पास है गिटहब का। तो ये 3 इमेजेस का हम लोग यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस प्रोफाइल वाले रिसोर्स को यूज़ करेंगे अपने इस इमेज में। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए हम लोग को यूज़ करना होगा पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर हमें भेजना होगा अपना प्रोफाइल का जहाँ भी लोकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो आईडी। सो ये हमने यहाँ पर भेज दिया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल डालना है, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद हम लोग इस इमेज को देंगे साइज़। सो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर, एंड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा साइज़ का,
और इसको साइज़ दूंगा नॉट 80 dp, 60 dp मैं इसको यहाँ पर साइज़ देता हूँ। ऑल राइट, नाउ मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो अभी कैसा दिख रहा है। ऑल राइट, सो हमारा इमेज जो है वो बिल्कुल यहाँ आपको सेंटर में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस डिवाइडर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लैक लाइन का। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली यूज़ कर लेंगे डिवाइडर का और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं अभी के टाइम पे क्या होता है। ऑल राइट, सो हमें यहाँ पर डिवाइडर अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हो सकता है वो सरफेस के नीचे बिल्कुल चिपका हुआ हो, इसलिए हमें यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग हमारा जो नेक्स्ट कंपोजेबल है वो है एक टेक्स्ट। मुझे हिमांशु गौर यहाँ पर एक टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। तो इसको करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर डिवाइडर के नीचे हम लोग क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट और इस टेक्स्ट में सबसे पहले हम लोग भेजेंगे जो टेक्स्ट आपको दिखाना है वो आपको टेक्स्ट पैरामीटर के अंदर भेजना है। उसके अलावा आप इस टेक्स्ट को स्टाइलिंग भी दे सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर होता है एक पैरामीटर स्टाइल जिसमें आप यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट स्टाइल का। ठीक है, और इस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर यदि आप कंट्रोल पे प्रेस करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने स्टाइल को प्रॉपरली मॉडिफाई कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर का, क्योंकि हमारा कलर है ग्रीन, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कलर डॉट ग्रीन का। नेक्स्ट हमारे पास फॉन्ट की साइज़ या फिर आप टेक्स्ट की साइज़ समझ सकते हो इसको। सो मैं यहाँ पर भेजूंगा फॉन्ट का साइज़ 20 SP। यहाँ पर DP नहीं, यहाँ पर आपको SP भेजना होता है। और उसके अलावा मैं अपना फॉन्ट का जो वेट है वो भी यहाँ पर डिसाइड करूंगा। तो फॉन्ट के वेट को डिसाइड करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन मिलते हैं प्री बिल्ट, लाइक फॉन्ट का वेट आप बोल्ड करना चाहते हो, एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाहते हो, ब्लैक, एक्स्ट्रा लाइट, लाइट, मीडियम, नॉर्मल, सेमी बोल्ड। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से प्ले करना है इसमें। मैं यहाँ पर चूज करता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। ऑल राइट, सो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और भी देखता हूँ हमारा टेक्स्ट हमें कैसा विजिबल है। ऑल राइट, सो हमारा यहाँ पर आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगा हिमांशु गौर। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारा जितने भी चीज़ें हैं वो वर्टिकली अलाइन आपको देखने को मिल रही होंगी हॉरिजॉन्टली सेंटर में। तो हमारा जो ये रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक कंपोजेबल यूज़ करेंगे जिसका नाम होता है कॉलम। कॉलम से इसको रैप करता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हम लोग इसका यूज़ कब करते हैं। कॉलम के अंदर मैं इस इमेज और इस टेक्स्ट को कट करके यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं वो वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा है इमेज, ये हमारा है डिवाइडर और लास्टली हमारा टेक्स्ट। लेकिन हमें इन चीज़ों को बिल्कुल करना है सेंटर में। इसके लिए हमारे पास कॉलम में एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और इसको मैं दूंगा सेंटर। दैट मीन्स हम बोल रहे हैं कि कॉलम के अंदर मतलब इसके अंदर जितने भी हमारे कंपोजेबल हैं उनको आप हॉरिजॉन्टली सेंटर में कर दो अलाइन। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सेंटर में आ चुकी होंगी। कॉलम का यूज़ आप उस जगह पे करोगे जहां पर आप चीज़ों को वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो एक के नीचे एक, और इसके अंदर आपको कई सारी प्रॉपर्टी मिलती हैं। लाइक यदि आप कंट्रोल भी प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डाल सकते हो, वर्टिकल अरेंजमेंट दे सकते हो। तो यदि वर्टिकल अरेंजमेंट आप मान लो यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट भी सेंटर दे दिया तो ये बिल्कुल आपको सेंटर में दिखेगा। मतलब कॉलम का जो भी साइज होगा उसके बिल्कुल सेंटर में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो इसके अंदर इमेज डिवाइडर और टेक्स्ट। फिलहाल हमारे यूज़ केस में ये नहीं है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। तो ठीक है, हमारा जो रिक्वायरमेंट था हमने इस इमेज डिवाइडर और ये टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। अब हम क्रिएट करेंगे इस एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर टेक्स्ट को। तो उसको क्रिएट करने के लिए अगेन मुझे यहाँ पर जाना होगा इस कॉलम के अंदर और यहाँ पर एक नया टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैं नाम दूंगा एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टाइल सेंड करूँगा, लेकिन इस बार मैं टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ नहीं करके मैं यहाँ पर सीधा मटेरियल थीम का यूज़ कर लूँगा। इसके अंदर भी कई सारी टाइपोग्राफी आपको देखने को मिलेंगी, लाइक कैप्शन। हेडर के लिए आप H1, H2, H3, H4, H5, H6 का यूज़ कर सकते हो। बॉडी के लिए आपके पास है बॉडी 1, बॉडी 2, ओवरलाइन, सब टाइटल 1, सब टाइटल 2, मतलब जो भी आपको यूज़ करना हो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कैप्शन का। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा होता है और देखने में अच्छा लगता है किसी भी बड़े टेक्स्ट के नीचे। तो इसको मैं करता हूँ अगेन एक बार रन और देखता हूँ कि हमारा जो डिज़ाइन है वो भी कैसा दिख रहा है। तो हमारा जो इमेज है वो प्रॉपरली अपने जगह पे है, फिर आपका डिवाइडर है, फिर आपका ये हिमांशु गौर जो कि टेक्स्ट है, आपका नेम होगा यहाँ पर।
उसके बाद आपका ये आ गया है कि हमारा प्रोफेशन क्या है, एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर। इतना चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्रिएट करना है ये इंस्टाग्राम की आईडी विथ इंस्टाग्राम इमेज, गिटहब की आईडी विथ गिटहब का इमेज। तो इस चीज़ को अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में और मैं इसको थोड़ी देर के लिए करता हूँ मिनिमाइज। तो इस टेक्स्ट के नीचे अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे रो का। रो का यूज हम लोग कब करते हैं, जब आपको चीजें हॉरिजॉन्टली अलाइन करनी हो। कॉलम का यूज आप तब करोगे जब आपको चीजें वर्टिकली अलाइन करनी हो। रो का यूज आप तब करोगे जब आपको हॉरिजॉन्टली चीजें एक के बाद एक अलाइन करनी हो। तो यदि मैं आपको ये डिजाइन दिखाऊं तो आपने देखा होगा कि इमेज के जस्ट बाद है हमारा ये आईडी, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है। और ओवरऑल देखूं तो ये हमारा पूरा जो ओवरऑल डिजाइन है ये वर्टिकली अलाइन होता वो दिख रहा है। इस केस में हम लोग यूज करेंगे कॉलम का, इस केस में बेसिकली हॉरिजॉन्टली हम लोग यूज करते हैं रो का। तो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं रो का। और रो के अंदर पहली चीज होगी इमेज, हमारे आएगा रिसोर्स से। तो पेंटर रिसोर्स r.drawable. पहला है हमारा इंस्टाग्राम। कंटेंट डिस्क्रिप्शन की जहां तक बात है तो ये होगी नल। उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज करूंगा मॉडिफायर का इसके साइज को डिसाइड करने के लिए। सो मॉडिफायर साइज, और साइज मैं इसका यहाँ पर 18 dp और मोर देन इनफ समझता हूँ। तो ये हुआ हमारा इमेज। इसके जस्ट बाद है हमारा टेक्स्ट जो कि इसके जस्ट राइट में लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं दूंगा अपना इंस्टाग्राम आईडी विच इज विजन एंड्रॉइड, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके स्टाइल को भेजूंगा। सो मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, कैप्शन। तो ये हुआ हमारा पहला रो। एग्जीक्यूट करके देखूंगा ये हमें कैसा दिखता है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का इमेज दिखने को मिल रहा होगा, उसके जस्ट बाद आपकी आईडी देखने को मिल रही होगी, लेकिन इनके बीच में हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो वो गैप अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो गैप को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको जाना होगा इस टेक्स्ट में और यहाँ पर यूज करना होगा मॉडिफायर, क्योंकि मॉडिफायर की हेल्प से हम पैडिंग दे सकते हैं। सो मैं इस मॉडिफायर का यूज करूंगा। सो मॉडिफायर पैडिंग, और मुझे यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टली पैडिंग देनी है। सो हमारे पास ऑप्शन भी है, मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टली केवल पैडिंग दे सकता हूँ। तो उसको देने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली हॉरिजॉन्टल में भेजना होगा 8 dp। दैट मीन्स हमने इसको पैडिंग दी है स्टार्ट से और एंड से। कितनी दी है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है विच इज 8 dp। तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट किया अपना इंस्टाग्राम का आईडी। बिल्कुल इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने गिटहब की आईडी। तो उसके लिए मुझे अगेन यहाँ पर क्रिएट करना होगा एक इमेज, पेंटर रिसोर्स r.drawable.github, कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल, और यहाँ पर हमें यूज करना होगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर साइज 18 dp होगी, एंड उसके बाद हमारा होगा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हमारा आईडी देना होगा। तो हिमांशु गौर 684 ये हमारी गिटहब की आईडी है। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर स्टाइल डालना होगा। तो ये स्टाइल कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारे मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी से। कैप्शन को मैं चूज करूंगा, वहां से मैं इसको लेना चाहता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर डालना होगा थोड़ा सा पैडिंग। सो मैं यूज करूंगा मॉडिफायर के पैडिंग का। सो मॉडिफायर पैडिंग, एंड हॉरिजॉन्टली मैं इसको पैडिंग दूंगा 8 dp की। ठीक है, तो ये हमारा गिटहब वाला जो रो है वो कंप्लीट हो चुका है। एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। ऑलराइट, सो हमारा जो गिटहब वाला अकाउंट है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्लैश लगाना है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग को यहाँ पर क्रिएट करना है ये बटन। ठीक है, तो बटन क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास एक कंपोजेबल है बटन नाम से, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। एंड इस कंपोजेबल के अंदर बेसिकली बटन के जो स्कोप है इसके अंदर आप लोग कंपोजेबल डाल सकते हो जो भी आपको दिखाना होगा उस बटन पे। तो मुझे उस बटन पे केवल और केवल एक टेक्स्ट दिखाना है जिसमें लिखा होगा माई प्रोजेक्ट्स, दैट्स इट। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ नीचे आपको एक बटन भी देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा माई प्रोजेक्ट। सो बेसिकली इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये छोटा सा कार्ड क्रिएट कर लिया है जिसमें हमारे पास इमेज है, नाम है, प्रोफेशन है, उसके बाद आपका जो अकाउंट्स है वो है, फिर हमारे पास है बटन। लेकिन यदि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखूँ तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग भी देखने को मिलती है सब तरफ से। उसके अलावा इस इमेज, इस टेक्स्ट के बीच में पैडिंग है, फिर यहाँ पर कंपोज डेवलपर और इस आईडी के अंदर भी थोड़ी सी हमें पैडिंग देखने को मिलती है। तो अब हम लोग यहाँ पर पैडिंग देने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इस कॉलम में थोड़ी सी पैडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो कॉलम में इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको चलना होगा इस कॉलम में, एंड यहाँ पर देना होगा मॉडिफायर की हेल्प से थोड़ी सी पैडिंग। सो मॉडिफायर पैडिंग, और मैं यहाँ पर देता हूँ 12 dp की पैडिंग। तो मतलब हमारा जो कॉलम है वो सरफेस को 12 dp चारों तरफ से छोड़ देगा। यदि मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 12 dp की चारों तरफ से हमारा जो ये कॉलम है ये 12 dp चारों तरफ से छोड़ दिया है। पर इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर डालता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आए। कलर, एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ येलो कलर।
एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर पैडिंग मैंने दिया है 12 dp। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है वो 12 dp चारों तरफ से छोड़कर अपने आप को रेंडर कर रहा है। और यदि मैं इस पैडिंग को यहाँ से हटा दूँ और फिर इसको करूँ एग्जीक्यूट, तो हमारा जो कॉलम है वो पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा अपने सरफेस में जो है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। सो मैं पैडिंग को यहाँ पर दोबारा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सो दैट हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो। और इस बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ रिमूव, क्योंकि हम इसको केवल आपको दिखाने के लिए यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा यदि मैं बात करूँ अपने इस डिवाइडर की, तो डिवाइडर के ऊपर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेसर। तो स्पेसर की हेल्प से भी आप स्पेस डाल सकते हो। तो जितना भी स्पेस चाहिए आप उसको हाइट में पास करेंगे। सो लाइक मैं यहाँ पर 8 dp की चाहता हूँ स्पेस, और आप इसको सिंपली कॉपी करके अपने डिवाइडर के नीचे भी पेस्ट कर देंगे सो दैट डिवाइडर के ऊपर नीचे आपको 8 dp की स्पेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ये करने के बाद आप जाएंगे इस एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर के नीचे एंड यहाँ पर ऐड करेंगे स्पेसर। तो मॉडिफायर हाइट, और इस बारी हाइट होगी 12 dp की। ठीक है, तो ये जो स्पेस होगा ये आपको मिलेगा एंड्रॉयड कंपोज डेवलपर जो टेक्स्ट होगा उसके, और ये जो आपका रो होगा इंस्टाग्राम आईडी और गिटहब की, इनके बीच में। और ये जो बटन है इसके ऊपर भी मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्पेसर डालता हूँ और यहाँ पर हाइट देता हूँ 12 dp की। एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि हमने कहाँ कहाँ पर स्पेस दिया और कैसा हमारा डिज़ाइन अभी देखने में हमें लगता है। ऑलराइट, सो ये हमारा है फाइनल डिज़ाइन जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा स्पेसिंग को भी इंट्रोड्यूस किया। और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर दिया है 60 dp, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ एंड मैं यहाँ पर इसको साइज दूंगा 80 dp का। एंड अभी मैं चेक करता हूँ अपने एमुलेटर पे, अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है। तो ये आईडी है इंस्टाग्राम की और गिटहब की, इनके बीच में भी थोड़ी सी हमें स्पेसिंग देनी होगी क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी लग रही है। तो उसको देने के लिए अगेन आप जाएंगे इस रो में, रो और इसके बीच में, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देंगे स्पेसर को। मॉडिफायर हाइट की हेल्प से आप यहाँ पर 4 dp की केवल और केवल स्पेसिंग दीजिए। अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया है इन दोनों आईडीज के बीच में। सो लिस्ट में जैसे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर है उस प्रोजेक्ट का नेम और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो बेस्ट वे ये है कि हम इसके लिए एक डेटा क्लास बना लें, तो हमारा जो डेटा को स्टोर करने का तरीका है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम देंगे प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पर होगा हमारे पास नेम प्रोजेक्ट का। सो टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, एंड हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन होल्ड करेगा रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। सेकंड थिंग, हमें यहाँ पर चाहिए लिस्ट। उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं गेट प्रोजेक्ट लिस्ट। ये हमको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड लिस्ट ऑफ, इसके अंदर जितने भी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करने हैं आप क्रिएट करके इसमें भेज देना। सो मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अब इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट को जिसमें नेम है और उसका डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं ना। अब हमारे पास ये चीज़ आती है कि हमें लिस्ट को डिस्प्ले कैसे करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक कंपोजेबल है, हम लोग उसका यूज़ करके लिस्ट को इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसका जो नाम है कंपोजेबल का वो है लेजी कॉलम। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक लेजी कॉलम, ठीक है। एंड इस लेजी कॉलम में मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पेयर ऑफ ब्रेसेस का। इसके अंदर हमें मिलता है आइटम्स ना। इस आइटम्स के अंदर आपको भेजना होता है वो लिस्ट जो आप शो करना चाहते हो। तो हमारे केस में वो लिस्ट कहाँ से आएगा? वो लिस्ट आएगा हमारे गेट प्रोजेक्ट लिस्ट से। अगेन मैं यहाँ पर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस या फिर आप बोल सकते हो लैम्डा एक्सप्रेशन ओपन करूंगा। एंड ये जो हमारा प्रोजेक्ट का लिस्ट है इसमें तो काफ़ी सारे आइटम्स हैं, उसमें से एक एक आइटम मुझे मिलेगा इस लैम्डा के अंदर। लाइक यदि हमारे पास 10 आइटम है तो सबसे पहला वाला आइटम हमें यहाँ मिलेगा, फिर सेकेंड वाला मिलेगा, फिर थर्ड वाला मिलेगा, फिर फोर्थ वाला मिलेगा। आप इसको एक तरह से लूप समझ सकते हो, बट ये लूप नहीं है। बार बार आपको यहाँ पर आइटम मिलेगा और हर आइटम को आपको करना होगा रेंडर। सो हर आइटम को रेंडर करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे एक सेपरेट कंपोजेबल जो इस आइटम को रेंडर करेगा। उसका हम लोग यहाँ पर नाम देने वाले हैं प्रोजेक्ट आइटम। तो ये प्रोजेक्ट आइटम के अंदर हम लोग भेजेंगे इंडिविजुअल आइटम जो मुझे इस लैम्डा के अंदर रिसीव होगा। नाउ ये एक कंपोजेबल है तो मुझे यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ। टाइप करेंगे COMP, प्रेस करेंगे एंटर, तो आपका कंपोजेबल का जो ढांचा है वो तैयार हो चुका है। अभी आप इसमें सिंपल टाइप करिए प्रोजेक्ट आइटम और ये यहाँ पर रिसीव कर रहा है प्रोजेक्ट। सो आप यहाँ पर टाइप करेंगे प्रोजेक्ट जिसका टाइप होगा प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो
हमारा एरर यहाँ से हट चुका है। यदि मैं डिज़ाइन की बात करूँ, डिज़ाइन में आप देख सकते हो यहाँ पर जो आपका इमेज है और ये दो जो टेक्स्ट हैं ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टली अलाइन है। तो गेस करो आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे? यस, आप यहाँ पे यूज़ करोगे रो का। तो ये दोनों हो गए हॉरिजॉन्टली अलाइन, लेकिन जो आपका टेक्स्ट है ये कैसे अरेंज है? ये बेसिकली वर्टिकली अलाइन है, यदि आप इसको देख पा रहे हो तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर कॉलम का। सो बेसिकली हो क्या रहा है, इसको अलाइन करने के लिए हम लोग रो का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट हमारा आप देख सकते हैं एक के नीचे एक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे कॉलम का। एंड इस प्रोजेक्ट आइटम के अंदर हम लोग यूज करेंगे रो का। रो के अंदर सबसे पहला हमारा क्या होगा? इमेज होगा, और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे पेंटर रिसोर्स का। पेंटर रिसोर्स में हम लोग यूज करेंगे ड्रॉएबल, जो कि हमारा होगा प्रोफाइल। बराबर है। कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम क्या देंगे? वेल, कंटेंट डिस्क्रिप्शन हम नल देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मॉडिफायर का यूज करके इसके साइज को डिसाइड करेंगे। तो लेट अस सपोज 40 dp, आई थिंक दिस वन इज गुड। 40 dp मैंने इसको साइज दिया है, मीन्स हाइट और विड्थ दिया है। उसके अलावा मैं चाहता हूँ ये इसका जो शेप है वो सर्कल, उसको करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा क्लिप का, एंड इसके अंदर भेजना पड़ेगा सर्कल शेप। हमारा जो इमेज है उसका शेप अभी हो चुका है सर्कल। इमेज के बाद यदि मैं आगे प्रोसीड करूँ, सो इमेज के बाद क्या है यहाँ पर है टेक्स्ट, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये वर्टिकली अलाइन है। आप उसको देख पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। हम लोग मेनली यहाँ पर यूज करेंगे इस केस के लिए कॉलम का, ठीक है। तो चलिए कॉलम का यूज करते हैं। वेल, मैं यहाँ पर यूज करूंगा कॉलम, एंड जो हमारा पहला टेक्स्ट होगा वो हमें शो करेगा प्रोजेक्ट का नेम, तो प्रोजेक्ट नेम। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइल दूंगा विद द हेल्प ऑफ आवर मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, और मैं यहाँ पर दूंगा H6। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट का नेम। अगेन हम लोग टेक्स्ट का यूज करेंगे, एंड इस बारी हम लोग प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन शो करेंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को देने वाले हैं स्टाइल, तो स्टाइल देंगे अपने मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी से, एंड इस बार मैं यूज कर ले रहा हूँ कैप्शन का, या फिर मैं यूज कर ले रहा हूँ बॉडी 1 का, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, इसमें आप प्ले कर सकते हो खुद से। तो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट का आइटम। तो यदि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये हमारा हो चुका है प्रोजेक्ट का आइटम तैयार, लेकिन हमारा जो इमेज है और हमारा जो ये कॉलम है जिसमें दो टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है, यदि आप यहाँ पर नोटिस करो तो इस गैप को चलिए हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। को जाना होगा इस कॉलम में, एंड यहाँ पर टाइप करना होगा मॉडिफायर, ठीक है। और मॉडिफायर की हेल्प से आप यहाँ पर पैडिंग दोगे। कैसी पैडिंग दोगे? हॉरिजॉन्टल पैडिंग दोगे 8 dp की, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है अपना प्रोजेक्ट आइटम। तो मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट की लिस्ट देखने को मिल रही होगी, लेकिन हमारा जो वायर डिजाइन है और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो मैच नहीं हो रहा है। सो उसको मैच करने के लिए हम लोग जाएंगे अपने इस प्रोजेक्ट आइटम में, एंड इस प्रोजेक्ट आइटम में रो के अंदर हम लोग यूज करेंगे मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से सबसे पहले तो इसके हम विड्थ को फिल मैक्स विड्थ करेंगे, जो कि पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर पैडिंग देंगे 8 dp की, ठीक है। इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि अभी के टाइम पे हमारा जो इमेज है वो कैसा दिख रहा है, बेसिकली जो लिस्ट आइटम है वो कैसा दिख रहा है। ऑलराइट, सो अभी के टाइम पे चीज़ें कुछ मैच हो रही हैं, लेकिन हमारा जो इमेज है, यदि मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो ये थोड़ा बड़ा है, एंड यहाँ पर ये हमें थोड़ा छोटा देखने को मिल रहा है। सो मैं यहाँ पर इसको कन्वर्ट करता हूँ 60 dp में, एंड देयर वी गो। आई थिंक ये हमारा बिल्कुल सही है। थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करता हूँ। आई थिंक 60 dp इज मोर देन इनफ, एंड ये हुआ हमारा लिस्ट, बेसिकली प्रोजेक्ट का लिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शनैलिटी जो है वो है कि हम इस प्रोजेक्ट पे जब क्लिक करें तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट की लिस्ट है ये टॉगल हो। बेसिकली अगर दिख रहा होगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा, यदि नहीं दिख रहा होगा तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस बिहेवियर को करने से पहले आपको जानना होगा स्टेट मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं जेटपैक कंपोज में। सो इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक नया फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे स्टेट मैनेजमेंट। ये एक फाइल होगा, और इस फाइल के अंदर हम लोग यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करेंगे जिसका अगेन हम लोग नाम देने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट। ओके, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं एक टेक्स्ट फील्ड को। सो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक टेक्स्ट फील्ड। ना टेक्स्ट फील्ड आप ऐसे समझ सकते हो, हम लोग इसको तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से कोई किसी प्रकार का इनपुट लेना होता है। तो इसके पास दो पैरामीटर नेसेसरी होते हैं। पहला होता है वैल्यू और सेकंड होता है ऑन वैल्यू चेंज। स्टेट मैनेजमेंट को आप इससे आसान एग्जांपल में नहीं समझ सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड का एग्जांपल लिया है। सो मैं यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको रन करके दिखाऊंगा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये टेक्स्ट फील्ड एक्चुअली में दिखता कैसे है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट को कॉल कर लूंगा अपने सेट कंटेंट के अंदर एंड एग्जीक्यूट करूंगा। लेट, सो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है जो मैंने यहाँ पर अपने स्टेट मैनेजमेंट में क्रिएट किया है। टेक्स्ट फील्ड ये कुछ ऐसा है। सो बेसिकली हम लोग इसका यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। तो चलिए कुछ इनपुट डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर काफ़ी बार F प्रेस किया, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ भी
विजिबल नहीं है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, वेल हो ये रहा है कि यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखती है वो वैल्यू वो दिखती है जो आप यहाँ पर पास करते हो, और जैसे आप यहाँ पर कुछ भी चेंज करते हो तो वो चेंज यहाँ पर हमें मिलता है ऑन वैल्यू चेंज के अंदर। लाइक यदि मैं यहाँ पर टाइप करूँ ए, तो मैं ए टाइप किया तो ऑन वैल्यू चेंज के अंदर मुझे इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग क्या मिला, ए। यदि मैं यहाँ पर ए बी टाइप करता हूँ, सो मुझे यहाँ पर पहली बार मिलेगा ए, फिर मैंने बी टाइप किया तो मुझे मिलेगा ए बी इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली ये वैल्यू वो वाली वैल्यू होती है जो मुझे यहाँ पर दिखती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर यदि दिस लिखता हूँ और इसको दोबारा से रन करूँगा तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड पर दिखेगा दिस, देख सकते हैं आपको ये दिस दिख रहा है, और आप यहाँ पर कुछ भी टाइप करो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो वैल्यू है वो फिक्स है दिस। तो अब हम लोग इसको प्रॉपरली मैनेज कैसे करें सो दैट जो हम यहाँ पर टाइप करें वो हमें यहाँ पर विजिबल हो। सो बेसिकली उसको करने का जो तरीका है वो ये है कि हम लोग यहाँ पर एक स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एंड उसमें इस डेटा को पॉपुलेट करते हैं जो भी हम वहाँ पर टाइप करेंगे अपने इनपुट में। सो करने का तरीका बहुत ही ईजी है। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर लेता हूँ एक यूज़र नेम। सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मैं यूज़र नेम लिया और इसको मैं कर दिया वार। नाउ इस यूज़र नेम को मैं यहाँ पर पॉपुलेट करूँगा एंड जब भी हमारा वैल्यू चेंज होगा, आई मीन कोई इनपुट डालेगा उस बॉक्स में, तो उस केस में मैं अपने इस यूज़र नेम को अपडेट करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ऑलराइट, सो ये वर्क नहीं कर रहा है। वेल, इसका जो रीज़न है वो ये है कि हमारा जो कंपोजेबल है वो अपने आप को तभी रिकम्पोज करता है जब किसी स्टेट में चेंज आए, लेकिन ये कोई स्टेट नहीं है, ये सिंपल सा एक वेरिएबल है। तो अब हम लोग बेसिकली ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिकम्पोजिशन होता क्या है। देखिए, हमारा जो कंपोजेबल होता है वो अपने आप को अपडेट करने के लिए केवल और केवल अपने आप को कॉल कर सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता कंपोजेबल। सो जब भी हम कोई स्टेट वेरिएबल बनाते हैं इस कंपोजेबल के अंदर और उसमें चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, तो ये कंपोज करता क्या है, ये अपने आप को फिर से कॉल करता है सो दैट जो भी चेंज आया हो इसके स्टेट में उसके अकॉर्डिंग इसका पूरा ट्री या फिर पूरा कंपोजेबल नया तरीके से रेंडर हो। तो यहाँ पर तो हमारा ये स्टेट है ही नहीं, ये तो सिंपल सा एक वेरिएबल है। सो यदि हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो हमारा कंपोजेबल रिकम्पोज नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक स्टेट, तो इसका मैं नाम देता हूँ स्टेट और इसको मैं इनिशियलाइज कराता हूँ म्यूटेबल स्टेट ऑफ। एंड यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप भेज सकते हो। लाइक मैं यहाँ पर यदि भेजूँ तो मेरे केस में वो होगा स्ट्रिंग एंड मैं इसको कर लेता हूँ इम्पोर्ट। फिलहाल के लिए आप इस एरर को भूल जाइए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। सो मैं इस स्टेट को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। सो मैंने ये यूज़ किया इस स्टेट को यहाँ पर एंड इस स्टेट में जो भी चेंज होगा मैं उसको यहाँ पर कर रहा हूँ स्टोर। तो इसको आप वार में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आप इसको इसमें स्टोर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने यहाँ पर एक स्टेट नाम का वेरिएबल बनाया जो कि बेसिकली होल्ड करेगा एक स्टेट को। इसका टाइप है स्ट्रिंग और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया इन अ फॉर्म ऑफ वैल्यू। मतलब जब भी हम इसमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो हमें ऑन वैल्यू चेंज के अंदर मिलेगी, उसको हम रखेंगे अपने स्टेट में क्योंकि ये एक स्टेट है। इसके स्टेट में चेंजेस आएंगे, जब हम यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो ये अपने आप करेगा रिकम्पोज करेगा। तो हम अगेन यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो वैल्यू हमने अपडेट करी रखी होगी वो हमें यहाँ पर दिखेगी। तो इसको हम लोग चला के देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो उसके लिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ऐप हमारा यहाँ पर रन हो रहा है। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ HIMAN। यहाँ पर तो मुझे यार कुछ दिख नहीं रहा है। सो मैं ये चेक करता हूँ कि क्या हमारा स्टेट चेंज होने पर ये कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज कर रहा है, मतलब दोबारा से कॉल कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक logd का यूज़ करता हूँ और उसमें डालता हूँ अपना स्टेट। ठीक है, और इस टैग को मैं कर देता हूँ कमेंट एंड दोबारा मैं एग्जीक्यूट करके चेक करता हूँ कि ये कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लॉगकैट ओपन करता हूँ, नीचे जाता हूँ बॉटम पे और यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ। ओके, तो ये मेरा एमुलेटर नहीं है, मेरा एमुलेटर है ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेट मैनेजमेंट कॉल हो रहा है, लेकिन मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर F टाइप किया, देख सकते हैं कंपोज अपने आप को रिकम्पोज कर रहा है, ये देख सकते हैं आप। फिर यदि मैं फिर टाइप करूं सो फिर यहाँ पर आपको ये स्टेट मैनेजमेंट देखने को मिला। मीन्स हमारा कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज कर रहा है, लेकिन रिकम्पोजिशन होने के दौरान हमारा जो स्टेट है ये फिर से इनिशियलाइज हो जा रहा है इसी चीज से, एम्प्टी स्ट्रिंग से। इस वजह से यहाँ पर आपको कोई डेटा पॉपुलेट होते हुए नहीं दिख रहा है जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वेल इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिमेंबर ब्लॉक का। सो मैं यहाँ पर आपको यूज करके दिखाता हूँ रिमेंबर एंड इस स्टेट को बेसिकली हम लोग डाल देंगे इसके अंदर। अब ये स्टेट
बेसिकली एक म्यूटेबल स्टेट है जिसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड इसके वैल्यू में हम लोग चेंजेस को सेव करेंगे। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि अब हमारा बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट और मैं इस पे F क्लिक किया, यहाँ पर F आपको देखने को मिल रहा है। यदि मैं दोबारा करूँ तो दोबारा आपको F देखने को मिल रहा है, G करूँ तो G देखने को मिल रहा है। और इसको मैं देखता हूँ लॉग कैट पे तो मुझे क्या बिहेवियर दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो म्यूटेबल स्टेट है उसमें वैल्यू है F। जब मैंने पहली बार टाइप किया फिर दोबारा टाइप किया तो हमारा जो ऑन वैल्यू चेंज है इसने रिटर्न क्या किया, इसने रिटर्न किया F सेकेंड केस में, वो स्टोर हुआ हमारी स्टेट वैल्यू में। अब क्योंकि ये स्टेट है तो कंपोज अपने आप को करेगा रिकम्पोज किया, अगेन यहाँ पे आया। तो यार यहाँ पर क्या हुआ कि उस स्टेट को ये पर्टिकुलर म्यूटेबल स्टेट वैल्यू जो है इसकी एम्प्टी स्ट्रिंग, इससे दोबारा इनिशियलाइज क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर यूज़ किया है रिमेंबर ब्लॉक का। भी हमें किसी चीज़ को बचाना होता है ड्यूरिंग रिकम्पोजिशन। जैसे हमारे केस में हम चाहते हैं कि जब हमारा रिकम्पोजिशन हो तो उस केस में हमारा ये वेरिएबल सेफ रहे, तो इस केस में हम यूज़ करते हैं रिमेंबर ब्लॉक का। और कुछ इस तरह से ही आप स्टेट को मैनेज करते हो अपने जेटपैक कंपोज में। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह पे इसका यूज़ पड़ेगा आपको जब भी आप कंपोजेबल में चीज़ों को करोगे। हमने यहाँ पर बनाया एक टेक्स्ट फील्ड के पास दो पैरामीटर नेसेसरी होते हैं। पहला होता है वैल्यू जो कि यहाँ पर दिखाता है बेसिकली जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर दिखती है वो एक्चुअली में यहाँ से आती है, इस वैल्यू में जो रखते हैं वो हमें यहाँ पर दिखती है। ऑन वैल्यू चेंज एक लैम्डा है जिसके अंदर हमें मिलता है स्ट्रिंग, और जब भी हम इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो वो इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मुझे इस लैम्डा के अंदर मिलता है। तो मेरे पास चैलेंज ये था कि यदि मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूं तो उसको मुझे प्रॉपरली स्टोर करके और अपने कंपोजेबल को रिकम्पोज करके इस वैल्यू को करना था अपडेट। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया। अभी क्योंकि ये स्टेट था नहीं तो इस वजह से ये कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो केस हमारा काम नहीं किया। सेकंड हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक स्टेट बनाया, उसमें मैंने यूज किया केवल और केवल म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अगेन मैंने उसको यहाँ पर यूज किया, उसने कंपोजिशन को रिकम्पोज करने के लिए तो मजबूर कर दिया, लेकिन जब ड्यूरिंग रिकम्पोजिशन वो अपना वैल्यू फिर से रीइनिशियलाइज कर ले रहा था एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो उस केस में भी मुझे यहाँ पर यदि मैं कुछ टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखता नहीं था। उसको हैंडल करने का जरिया हमारे पास है कि हम लोग यहाँ पर रिमेंबर ब्लॉक का यूज करें। तो रिमेंबर ब्लॉक करता यह है कि रिकम्पोजिशन के दौरान आपका जो वैल्यू है उसको लॉस्ट नहीं होने देता, वो उसको रिमेंबर करके रखता है। तो कुछ इस तरह से आप अपने स्टेट को मैनेज कर सकते हो जेटपैक कंपोज में। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो स्टेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका जस्ट रिवर्स हो जाए। लाइक यदि हम यहाँ पर अपने लिस्ट को देख पा रहे होंगे, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो लिस्ट है देखना हमको बंद हो जाए, और यदि नहीं दिख रहा है तो इस बटन के क्लिक पर वो प्रोजेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। सो इस फंक्शनैलिटी को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसको करना बहुत ईजी है, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना टॉगल फीचर को। इसके लिए मैं यहाँ पर बनाऊँगा इस ओपन नाम का एक स्टेट। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक, एंड रिमेंबर ब्लॉक के अंदर मैं यूज़ करूँगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ। और क्योंकि ये बुलियन है तो इनिशियली मैं चाहता हूँ कि हमारा जो लिस्ट है वो हमें विजिबल ना हो, ठीक है। नाउ इस ओपन का यूज़ हम लोग करेंगे अपने इस बटन के क्लिक पर ओवर हियर। तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं जो इस ओपन का वैल्यू है इसको जस्ट रिवर्स करने वाला हूँ। इस ओपन वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये है फॉल्स एंड इसका इनवर्ट बेसिकली फॉल्स है, तो यहाँ पर सेट होगा ट्रू। एंड यदि ये ट्रू है इसका इनवर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स सेटअप। तो जैसे यहाँ पर फॉल्स सेटअप हो जाएगा दैट मीन्स ये है एक स्टेट। तो स्टेट हमारा जब भी चेंज होगा तो कंपोज अपने आप को करेगा रिकम्पोज जब करेगा तो उस केस में जहाँ जहाँ ये इस ओपन का अपडेटेड वैल्यू है वहाँ पर हमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। हम अपने केस में यहाँ पर इस जो हमारा ये लेजी कॉलम है ये डिपेंड करेगा कि इस ओपन की वैल्यू क्या है। तो इफ इस ओपन डॉट वैल्यू, यदि ये ओपन वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ पर अपने लेजी कॉलम को दिखाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देखते हैं कि बिहेवियर हमें क्या देखने को मिलता है अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो अभी के टाइम पे आपको यहाँ पर लिस्ट नहीं विजिबल है क्योंकि हमारा जो इस ओपन वैल्यू है इसको हमने इनिशियलाइज करा रखा है फॉल्स से। ओके, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हमारा जो लिस्ट है वो विजिबल है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो बटन का क्लिक है उस पर हम अपने इस ओपन वैल्यू को रिवर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये रिवर्ट हो रहा है, जा रहा है ये कंपोजेबल रिकम्पोज होने, तो रिकम्पोज जैसे हुआ और रिकम्पोज होते होते वो पहुंचेगा यहाँ पर चेक करेगा इस ओपन की वैल्यू। यदि इस ओपन वैल्यू की होगी ट्रू
तो उस केस में हमारा रेंडर होगा लेजी कॉलम। इनिशियली वैल्यू फॉल्स थी तो उस केस में ये रेंडर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, कंपोज अपने आप को रिकम्पोज किया, और रिकम्पोज होके जब ये यहाँ पर आया तो इसने चेक किया कि इस ओपन वैल्यू जो है वो ट्रू है या फॉल्स। तो अपने केस में ट्रू है, सो ट्रू होते ही यहाँ पर हमारा जो लेजी कॉलम है वो हमें रेंडर होता हुआ दिख रहा है। ओके, जस्ट इसका उल्टा होगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगा दोबारा। सो आप देख सकते हैं हमारा जो लिस्ट है वो अभी हमें विजिबल नहीं है। सो कुछ इस तरह से आप स्टेट को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ये भी सीखा है कि स्टेट को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, और कंप्लीट करा अपना ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। हम लोग काफ़ी और चीज़ों को टैकल करने वाले हैं और उसको भी हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिंग सम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप क्रिएट करके चीज़ों को सीखोगे ना तो आपको एक कंप्लीट आइडिया होगा कि किस जगह पर किसको यूज़ करना है। में हम लोग सीखने वाले हैं स्टेट होस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम कोई भी चीज़ यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं कवर अप करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में उसको यूज़ करके तब मैं आपको उसको प्रॉपरली इलाबोरेट करूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास है ये एप्लीकेशन, इसमें आपके पास होगा एक बटन और यहाँ पर होगा एक टेक्स्ट। तो जब भी आप इस बटन पे करोगे क्लिक, सो आपका यहाँ पर जो डॉलर का काउंटर है वो इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है देखने में, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है स्टेट होस्टिंग का वो यूज़ होगा, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेटपैक कंपोज में। सो यदि मैं आपको यहाँ पर डिज़ाइन दिखाऊँ, सो डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास है एक टेक्स्ट और हमारे पास है एक बटन, जो कि यहाँ पर वर्टिकली एक के नीचे एक लगे हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऊपर के ढांचे को तैयार करता हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं तैयार करता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग इस कंपोनेंट को बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल बनाता हूँ, जिसका हम लोग नाम देंगे डॉलर काउंटर, ठीक है। एंड इस डॉलर काउंटर के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम का, क्योंकि मैंने बोला ना ये वर्टिकली एक के नीचे एक लगे हुए हैं, इस वजह से। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर की हेल्प से हम इसके साइज़ को पूरा रैप करेंगे, मतलब जो हमारा सरफेस होगा उसको पूरा हम यहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट। तो वो टेक्स्ट कौन सा होगा? वो टेक्स्ट बेसिकली होगा यहाँ ऊपर वाला। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक डमी वैल्यू डालता हूँ, लेट अस सपोज $400। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टाइल का, मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी का हम लोग यूज़ करके यहाँ पर यूज़ करेंगे H6 का। तो थोड़ा हमें यहाँ पर बड़ा दिखेगा अपना जो टेक्स्ट होगा वो। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद यदि मैं आपको डिज़ाइन दिखाऊं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा स्पेस, ठीक है। तो ये स्पेस कहाँ से मिलेगा आपको? ये स्पेस लेने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसर का, ठीक है। स्पेसर एक कंपोजेबल है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर स्पेस को डाल सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे मॉडिफायर, और उसके बाद यहाँ पर हाइट देंगे, क्योंकि हम वर्टिकली चाहते हैं स्पेस। तो हाइट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 180 dp। तो हम लोगों ने अपने डिज़ाइन के मुताबिक टेक्स्ट डाल दिया है, एंड यहाँ पर ये जो हमारा स्पेस है इसको डाल दिया है। नेक्स्ट बारी है हमारे इस अगले कंपोनेंट की। तो यार ये कंपोनेंट हमें मिलता नहीं है कंपोजेबल की तरफ से। इसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास है एक सर्कल जैसा कुछ कार्ड टाइप का, उसके ऊपर हमारे पास है टेक्स्ट। तो इस कंपोजेबल को मैं यहाँ पर अपने आप से क्रिएट करूँगा। ये मुझे कंपोजेबल इनबिल्ट नहीं देता इस तरह का कोई कंपोजेबल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर अपना एक कंपोजेबल खुद से तैयार करेंगे। टाइप करेंगे कंपोजेबल, और मैं यहाँ पर इसको नाम दूंगा कस्टम बटन, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हो, डिपेंड ऑन यू। एंड यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे पास है यहाँ पर पीले कलर का कोई एक कार्ड टाइप का कुछ इसके पीछे लगा हुआ है इस कंपोनेंट में। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कार्ड का, ठीक है। तो कार्ड कंपोजेबल हमें मिलता है इनबिल्ट, और इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से इसके साइज को मैं दूंगा 120 dp। और यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है शेप की। तो यहाँ पर हम देंगे सर्कल शेप, एंड उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर की। तो ये कलर मैं डालूंगा येलो, जो कि आएगा हमारे कलर से कलर डॉट येलो। तो हमारा यहाँ पर कार्ड बन चुका है। तो इस कस्टम बटन को हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, एंड इस डॉलर काउंटर को मैं कॉल करूँगा अपने सरफेस में। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंज करूँगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको कॉल नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर एक नया कंपोजेबल बनाऊँगा, जिसका नाम दूंगा मैं माई ऐप। एंड इसके अंदर मैं इस सरफेस को यहाँ पर कर लूँगा कट पेस्ट, एंड डॉलर काउंटर को मैं यहाँ पर इसके अंदर कॉल करूँगा, ओके। अब मैं इस माई ऐप को कॉल कर लूँगा यहाँ से।
ठीक है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर देने का एक तरीका है और इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ देखने में सही लगता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, देखने के लिए कि कैसा हमारा जो डिजाइन है वो बना हुआ है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से है। हमारे पास है यहाँ पर टेक्स्ट और यहाँ पर है कार्ड, लेकिन हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ये बेसिकली हमें यहाँ सेंटर में दिखे। तो इसको सेंटर में करने के लिए हम यूज करेंगे कॉलम की कुछ प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पर है कॉलम और इस कॉलम में हमें मिलता है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो मैं ये दूंगा सेंटर में। दैट मीन्स अभी जो हमारा चीज़ें होंगी इसके कॉलम के अंदर वो वर्टिकली सेंटर में आ चुकी होंगी। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ आपको केवल समझाने के लिए कि अभी के टाइम पे हमारे डिज़ाइन में क्या चेंज आया है। देख सकते हैं आप, ये अभी वर्टिकली सेंटर में आ चुका है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल सेंटर। तो बेसिकली इसको मैं हॉरिजॉन्टल के सेंटर में डालने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का और इसमें मैं भेजूंगा अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा रिक्वायर डिज़ाइन है वो हमारा क्रिएट हो चुका होगा। ना यहाँ पर मुझे टैप टेक्स्ट लगाना है, तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने इस कार्ड में एंड कार्ड के अंदर मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक बॉक्स मॉडिफायर फिल मैक्स साइज। तो हमारे ये पूरे कार्ड के साइज को ऑक्यूपाई कर लेगा। मैं यहाँ पर भेजने वाला हूँ कंटेंट अलाइनमेंट सेंटर एंड इसके अंदर अभी मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा एक टेक्स्ट और जिसका मैं नाम दूंगा टैप। और यहाँ पर मैं स्टाइल यूज करूंगा और स्टाइल भी मैं यूज करूंगा मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी के H6 से। ओके, तो ये हमारा अभी के टाइम पे डिजाइन हो चुका है कंप्लीट। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको डिजाइन दिखाता हूँ। सो हमारा जो रिक्वायर्ड डिजाइन है उसमें हमारा टैप जो है वो कुछ इस तरह से थोड़ा बोल्ड हमें दिख रहा है। तो ये चीज़ अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर इस बारी केवल इस चीज़ को यूज़ ना करके यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट स्टाइल का। ठीक है, इसके अंदर आप कलर दे सकते हो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर। सो मैं यहाँ पर इसका जो फॉन्ट साइज है वो देता हूँ 20 SP एंड यहाँ पर मैं इसके फॉन्ट वेट को भी डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर दूंगा इसको बोल्ड एंड यहाँ पर जो हमारा टैप है इसको मैं यहाँ पर कर दूंगा टैप जो हमारे एग्जैक्ट डिजाइन में दिया गया है वैसा। ऑलराइट, सो अभी हमारा डिजाइन तैयार हो चुका है। अब हमारा जो ऑपरेशनल चीज़ है, मतलब जो हमारा फंक्शनलिटी है उसको हम लोग इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं। हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा टैप पर और टैप के क्लिक पर हमारा जो ये आप बोल सकते हो डॉलर का काउंटर है ये इंक्रीज होगा। तो इसको करने के लिए जब भी हम उस पर्टिकुलर टैप पर क्लिक करें तो हमें क्लिकेबल इवेंट यहाँ पर यूज करना होगा इस कार्ड के अंदर। तो वो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूज। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कोई ना कोई स्टेट में चेंज करना होगा, क्योंकि स्टेट के चेंज से ही हमारा जो टेक्स्ट है वो वहाँ पर चेंज होगा। जैसा मैंने आपको बता रखा है कि स्टेट के चेंज पर ही कंपोजेबल अपने आप को रिकम्पोज करता है। यदि आप स्टेट का यूज यहाँ पर नहीं करोगे तो आपका टेक्स्ट कभी भी अपडेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारा जो टेक्स्ट बैठा है वो बैठा है हमारे इस पेरेंट कंपोजेबल में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस कंपोजेबल को कॉल करूंगा पेरेंट और यहाँ पर ये कस्टम बटन को मैं कॉल करूंगा एज अ चाइल्ड। तो मतलब मुझे कोई मैकेनिज्म लगानी होगी सो दैट यहाँ का जो इवेंट है, जो क्लिकेबल इवेंट है, वो मैं ऊपर भेज पाऊँ। क्योंकि यदि मैं स्टेट को यहाँ पर रखूँगा और उसमें यदि चेंज करूँगा तो केवल और केवल हमारा जो कस्टम बटन है वो अपने आप को रिकम्पोज करेगा। तो उसके चेंज से हमारा जो टेक्स्ट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसको चेंज करने के लिए हमें बेसिकली इस डॉलर काउंटर को रिकम्पोज कराना पड़ेगा। डॉलर काउंटर तभी रिकम्पोज होगा जब यहाँ पर कोई स्टेट होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टेट को इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा यहाँ पर काउंटर एंड मैं यहाँ पर यूज करूंगा रिमेंबर ब्लॉक म्यूटेबल स्टेट ऑफ, और मैं यहाँ पर इसको इंटीजर टाइप डिसाइड कर रहा हूँ क्योंकि काउंटर बेसिकली एक इंटीजर ही हो सकता है। तो मुझे किसी तरह से इस कार्ड के क्लिक को या फिर कार्ड के क्लिक के इवेंट को ट्रांसफर करना है अपने पेरेंट को। तो उसको करने के लिए हम बेसिकली यूज करेंगे फंक्शन का और उस फंक्शन को पास करेंगे इस कस्टम बटन के फंक्शन के अंदर। तो चलिए वो करते हैं। तो फंक्शन मैं उसका नाम देता हूँ उस फंक्शन का ऑन क्लिक एंड यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन जिसका इनपुट है कुछ नहीं और हमें वो रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, तो इसके अंदर आप बेसिकली इनपुट भेज सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग भेजता हूँ, दैट मीन्स ये फंक्शन का इनपुट है, या फिर आप पैरामीटर भी समझ सकते हो। स्ट्रिंग कितने भी भेज सकते हो आप, वो आप पे डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मेरे केस में यहाँ पर कोई मैं चीज़ भेजना नहीं चाहता और मुझे यहाँ पर कुछ रिटर्न भी नहीं करना है। तो यदि आपको रिटर्न टाइप डालना है तो आप यहाँ पर इंट यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स ये फंक्शन जो है वो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो मेरे केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो इस फंक्शन को मैं इन्वोक कर दूंगा अपने इस क्लिकेबल इवेंट पर। सो ऑन क्लिक इन्वोक। तो मैंने यहाँ पर कोई इनपुट रखा नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर यदि स्ट्रिंग रखता हूँ तो मुझे यहाँ पर भेजना होगा स्ट्रिंग। यदि आप यहाँ पर एक और स्ट्रिंग पैरामीटर डालते हो तो यहाँ पर आपको अगेन भेजना होगा एक स्ट्रिंग।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये एक इनपुट होता है और ये इनपुट आपको रिसीव होगा यहाँ पर। सो बेसिकली अब आप इसको ट्रेलिंग लैम्डा की तरह यूज़ कर सकते हो कार्ड बटन को। एंड यहाँ पर आपको दो चीज़ें मिलेंगी इस लैम्डा के अंदर। सो यदि मैं इसको ए बी कॉल करूँ एंड तो मुझे यहाँ पर ए भी मिलेगा। ए रिप्रेजेंट करेगा मेरा पहला वाला पैरामीटर और बी रिप्रेजेंट करेगा मेरा दूसरा वाला पैरामीटर। लेकिन अपने केस में यार ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है, मुझे कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं भेजनी, मुझे केवल इस इवेंट को ट्रांसफ़र करना है ऊपर। सो उसके लिए मैं यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग पैरामीटर्स को हटाता हूँ और मेरा रिटर्न टाइप भी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो यदि आपका यहाँ पर रिटर्न टाइप मान लो इंट होता है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको रिटर्न होगा एक इंटीजर वैल्यू। और जैसे मान लो आपको यहाँ पर से रिटर्न करना है कुछ, तो लास्ट लाइन जो होता है इस पर्टिकुलर चीज़ का वो आपका होता है रिटर्न टाइप। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट है इंटीजर, लेकिन ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। और यदि मैं यहाँ पर 4 टाइप कर देता हूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा हो चुका है अभी रिटर्न टाइप। तो ये हमें मिल जाएगा इस वेरिएबल में। फिलहाल मुझे यहाँ पर ये सब यूज़ करना नहीं है, मुझे यहाँ पर केवल यूज़ करना है यूनिट। मुझे केवल क्लिक को ट्रांसफर करना है। तो इस कस्टम बटन के अंदर जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा अभी क्लिक यहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है। तो मैं सिंपली हमारा जो काउंटर है उसके वैल्यू को यहाँ पर कर देता हूँ इंक्रीमेंट। तो यदि काउंटर चेंज होगा तो ये पूरा कंपोजेबल अपने आप को कर लेगा रिकम्पोज, क्योंकि काउंटर यहाँ पर एक स्टेट एंड डिपेंडिंग ऑन दैट मैं यहाँ पर इसके काउंटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 और इसको शो करूंगा अपने टेक्स्ट पर। तो काउंटर की मुझे यहाँ पर यूज करनी होगी वैल्यू। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो चुका है। तो यहाँ पर $100 पहले बार में दिख रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पर काउंटर इनिशियली 1 है और 1 × 100 100 होगा। तो मैं स्टेप पे एक बार और क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हो चुका है 200। फिर मैं एक बार और क्लिक करूंगा तो 300, एक बार और क्लिक करूंगा तो 400, ऐसे मतलब बढ़ता चला जाएगा। ऑलराइट, सो ये था हमारा स्टेट होस्टिंग, कैसे हम लोग स्टेट होस्टिंग को परफॉर्म करते हैं और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यदि मैं स्टेट होस्टिंग को नहीं जानता होता तो मैं इस चीज़ को कैसे करता और वो तरीके क्यों गलत होता। तो मैं बेसिकली क्या करता, मैं ये काउंटर को जो है इस कस्टम बटन के अंदर भेज देता। सो काउंटर एंड यहाँ पर मैं इस काउंटर को एज अ पैरामीटर रिसीव कर लेता, म्यूटेबल स्टेट ऑफ इंटीजर, एंड इस क्लिकेबल इवेंट पर मैं इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देता। ठीक है, तो यदि मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट तो आपको देखने को सेम चीज़ ही मिलेगी। ठीक है, तो मैं टैप करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हो 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर जो मैंने स्टेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या मैं कहीं और इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, इस कस्टम बटन को? यदि मैं यूज़ करूँगा तो मुझे चाहिए एक स्टेट, लेकिन जो मेरा पहला तरीका था, जो सही तरीका था, उसमें हमने इसके क्लिक को ऊपर ट्रांसफ़र किया था। तो दोनों में कौन सा सही है आपके हिसाब से? वेल, सही वाला जो है वो है हमारा पहला तरीका, जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्टेट होस्टिंग को, और वही रिकमेंडेड वे है। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इसको आप कभी भी यूज़ मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस कंपोनेंट को कहीं दोबारा रीयूज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेट भेजना पड़ेगा और इस स्टेट को भेजने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डीमेरिट होता है अगर आप स्टेट होस्टिंग को यूज़ नहीं करते। हम लोग क्रिएट करने वाले हैं टिप कैलकुलेटर ऐप। सो बेसिकली ये हमारा एप्लीकेशन है एंड यहाँ पर हम डाल सकते हैं अमाउंट। मान लो मैं 4 दोस्त हूँ और हम लोग कहीं पर कुछ खाने गए, पार्टी करने गए, 1000 रुपए का खर्चा आ गया एंड मुझे वहां पर ये कैलकुलेट करना है कि कितना रुपया हर बंदे को देना पड़ेगा इंक्लूडिंग टिप। तो मान लो मैं यहाँ पर 1000 रुपए का सामान खाया तो 1000 मैंने एंटर कर दिया। मेरे पास आया यहाँ पर स्प्लिट, कितने लोगों में आप स्प्लिट करना चाहते हो? तो मैं यहाँ पर स्प्लिट करना चाहता हूँ 4 लोगों में। जाहिर सी बात है 250 रुपए का होगा, हर बंदे को 250 देना पड़ेगा। अब यही मैं यहाँ पर टिप को भी इंट्रोड्यूस कर दूं। लेट अस सपोज मैं 16% टिप देना चाहता हूँ, तो टिप का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 166.67, इतना हमारे पास आ गया टिप का कॉस्ट। तो बेसिकली अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको जोड़कर और फिर 4 से डिवाइड करना होगा, सो दैट हमारा जो पर पर्सन का कॉस्ट है वो हमें मिल जाए। तो वो बेसिकली कॉस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो हम लोग इसी एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को और एक साथ टैकल करोगे। तो सबसे पहले आप इस डिज़ाइन को यदि ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 कंपोनेंट हमारे पास, पहला है हेडर कंपोनेंट और दूसरा है जहाँ पर यूजर इनपुट देगा। दोनों ही यहाँ पर वर्टिकली एक के नीचे एक अलाइन हुए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कॉलम को हमें यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कोड को थोड़ा सा स्ट्रक्चर करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कंपोजेबल माई ऐप एंड इसके अंदर इस चीज़ को मैं कट करके कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पर होगा हमारा माई ऐप। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया कंपोजेबल क्रिएट करेंगे और इस कंपोजेबल का हम लोग नाम देंगे टिप कैलकुलेटर। और इस टिप कैलकुलेटर के अंदर हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं, जैसे हम लोगों ने बोला कि हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉलम का, क्योंकि चीज़ें एक के नीचे एक अलाइन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉलम।
मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, ठीक है। हाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, यदि आपको हाइट भी देना हो तो आप दे सकते हो, लेकिन कोई इसका सेंस नहीं बनता। अगर आप नहीं दोगे तो चीज़ें बेसिकली रैप कर लेगा। एंड इस कॉलम के अंदर हमें यहाँ पर बेसिकली क्रिएट करना है दो कंपोनेंट। सो पहला कंपोनेंट है जो कि हमारा ये हेडर है, दूसरा कंपोनेंट है जहाँ पर यूज़र इनपुट देगा। तो सबसे पहले हम इस हेडर को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए अब हम इस कंपोजेबल में चीज़ों को ज़्यादा नहीं करके हम लोग एक सेपरेट कंपोजेबल बनाएंगे जो सिंपली हमारे टोटल हेडर को कंट्रोल करेगा। सो इसका हम लोग नाम देंगे टोटल हेडर, ठीक है। टोटल हेडर बेसिकली टोटल दिखाएगा पर पर्सन का। आप चलेंगे फिर से डिज़ाइन में और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को आप ध्यान से देखिए, तो बैकग्राउंड हमें यहाँ पर क्रिएट करना है और इसका कॉर्नर जो है वो राउंडेड है। सो इसको अचीव करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा सरफेस का, ठीक है। तो सरफेस के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की हेल्प से हम इसके फिल मैक्स विड्थ देंगे सो दैट ये पूरे विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। उसके अलावा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पैडिंग का, तो पैडिंग मैं दूंगा 12 dp चारों तरफ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपना जो सरफेस है उसको क्रिएट कर लिया है, पैडिंग दे दी है, मतलब चारों तरफ से जो स्पेस है ये हमें मिल चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ पर इसके जो कॉर्नर है इसमें थोड़ी सी रेडियस डालनी है और यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है। सो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कलर की, और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस कलर फाइल में एक कलर को यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, टोटली अप टू यू, नहीं तो आप सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेना, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कलर रिसोर्स का r.color.cyan। तो ये हो गया हमारा कलर। उसके बाद हमें इसके शेप में थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा राउंडेड कॉर्नर शेप, और यहाँ पर जो इसका शेप है उसको मैं रेडियस दूंगा 8 dp की। तो अभी के टाइम पे हमारा सरफेस जो है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यदि आपको दिखाऊं तो मुझे यहाँ पर करना होगा थोड़ा सा प्रीव्यू, एंड बैकग्राउंड को मैं दिखाना चाहता हूँ। तो हमारा सरफेस तैयार है, लेकिन आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई हाइट नहीं है। बेहतर ये होगा कि हम लोग यहाँ पर अपने कॉलम को भी इंट्रोड्यूस कर लें, क्योंकि इस सरफेस के अंदर आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिल रही होगी। सबसे पहले है एक टेक्स्ट और उसके नीचे हमारे पास अमाउंट। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली एक के नीचे एक लगे हुए हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर कॉलम का यूज़ करेंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कॉलम का, और कॉलम में मैं मॉडिफायर की हेल्प से इसके विड्थ को पूरा ऑक्यूपाई करूँगा, मतलब अपने सरफेस के विड्थ का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज करूँगा और इसको मैं रखूँगा सेंटर, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें जो है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में है। और इसके बाद हमें यहाँ पर दो टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा टेक्स्ट का, और टेक्स्ट के अंदर जो पहला टेक्स्ट है वो है हमारा टोटल पर पर्सन, ठीक है, ये बेसिकली वो बता रहा है। एंड उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा स्टाइल को इंट्रोड्यूस करूंगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट स्टाइल। तो इसके अंदर आप बेसिकली सबसे पहले तो कलर का यूज़ करोगे, तो कलर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ब्लैक। उसके बाद आप इसके साइज़ को मेंटेन करोगे, फॉन्ट साइज़ को, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ 16 SP का। उसके बाद आप यहाँ पर इसके फॉन्ट वेट को चेंज करोगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बोल्ड फॉन्ट वेट। तो ये हुआ हमारा पहला टेक्स्ट। उसके बाद हमें अगेन एक टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है जो बेसिकली हमारा अमाउंट यहाँ पर दिखाएगा। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फेक अमाउंट डालता हूँ। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टाइल का कलर, और कलर में मैं यहाँ पर डालूंगा ब्लैक। उसके बाद इसके फॉन्ट के वेट को डिसाइड करूंगा जो कि होगा बोल्ड। उसके बाद मैं टेक्स्ट के साइज को दूंगा विच इज़ 24 SP, ठीक है। ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल पर पर्सन के ऊपर मैंने थोड़ा सा स्पेस लिया है, और इस $388 के नीचे भी थोड़ा सा हमारे पास स्पेस है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बेसिकली कॉलम में थोड़ी सी पैडिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो पैडिंग, और ये होगी वर्टिकली 24 DP की, ठीक है। एंड थोड़ा सा लुक अच्छा है, इसलिए मैं इन दोनों टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर यूज़ कर दूंगा स्पेसर का। सो मॉडिफायर, और यहाँ पर हाइट दूंगा ओनली 4 DP की। तो ये हुआ हमारा हेडर वाला जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट, मतलब ये चीज़। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है ये फिक्स तो है नहीं, ये वेरी करेगा। सो इसको वेरी करने के लिए हमें यहाँ पर भेजना होगा अमाउंट बाहर से। तो ये अमाउंट होगा फ्लोट टाइप का, एंड यहाँ पर आपको बेसिकली उसको करना होगा शो। सो $, अमाउंट, लेकिन इस डॉलर के आगे भी मुझे एक डॉलर दिखाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन एक डॉलर का साइन यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टोटल हेडर। तो इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं यहाँ पर इसको 0F से इनिशियलाइज कराता हूँ, और स्प्लिट मोड में जाकर इसको मैं दोबारा से बिल्ड रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। राइट, सो आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट हमने बनाया है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा टोटल हेडर काम कंप्लीट।
अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट कंपोनेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पूरे ऐप का। वो है ये यूज़र इनपुट कंपोनेंट। तो इसमें हमारे पास है एक टेक्स्ट फील्ड जहाँ पर यूज़र अपना इनपुट डालेगा। उसके बाद हमारे पास स्प्लिट को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म। फिर हमारे पास है टिप, जितना टिप डॉलर में हम लोग को टोटल पड़ेगा वो, और कितना % हम लोग टिप देना चाहते हैं वो यहाँ पर दिखेगा। और लास्टली हमारे पास होगा एक स्लाइडर। तो यदि आप ध्यान से इसको देखो तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आएंगी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर है एक कंटेनर, जिसके अंदर आपने यूज़ किया है एक कॉलम। कॉलम के अंदर आपने चीज़ों को केवल और केवल रखा है। तो यहाँ पर आपने रखा है एक आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद आपने यहाँ पर एक रो यूज़ किया है, क्योंकि देखिए आप चीज़ें एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली यहाँ पर अलाइन है। तो यहाँ पर आया रो का यूज़, अगेन यहाँ पर रो का यूज़ हुआ है। यहाँ पर क्योंकि ये पूरा कॉलम में है तो यहाँ पर एक टेक्स्ट यूज़ हुआ है जो कि आपके वर्टिकली नीचे आ गया है इसके, और फिर एक स्लाइडर यूज़ हुआ है जो कि कॉलम में वर्टिकली इसके टेक्स्ट के नीचे आ गया है। तो ये बेसिकली आपको आना चाहिए। जब भी आप कोई डिज़ाइन को देखो तो आप ये तुरंत समझ जाओ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगने वाले हैं और किस तरह से मैं इसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसी से आप डेवलप करोगे और ईज़िली चीज़ों को समझ के ईज़िली कंपोज में चीज़ों को बनाना सीख सकते हो। ठीक है, तो ये आप बेसिकली जितने भी डिज़ाइन देखो उनमें सबसे पहले आप कंपोनेंट बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसी को हम लोग अब क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग को यहाँ पर एक नया कंपोजेबल बनाना होगा, और ये कंपोजेबल का मैं नाम दूंगा यूज़र इनपुट एरिया। इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले क्रिएट करना होगा एक सरफेस। तो सरफेस का मॉडिफायर की हेल्प से देंगे पूरा विड्थ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके शेप को डिसाइड करेंगे, विच इज़ राउंडेड कॉर्नर शेप। 12 dp का हम लोग इसको कॉर्नर देंगे। उसके बाद हम लोग इसके एलिवेशन को डिसाइड करेंगे, विच इज़ 12 dp। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसको पैडिंग दूंगा हॉरिजॉन्टली 12 dp की। इस सरफेस के अंदर हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना होगा कॉलम का, क्योंकि चीज़ें एक के नीचे एक हैं तो कॉलम का आपको यूज़ करना होगा। मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, इसके अंदर हमें यहाँ पर पैडिंग डालनी होगी 12 dp की। एंड मैं इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको दूंगा सेंटर में। ठीक है, और इस कॉलम के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले तो वो टेक्स्ट फील्ड। सो उसके लिए आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड, तो हमें यहाँ पर वैल्यू देनी होगी। तो मैं इस कंपोजेबल को स्टेटलेस बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं बेसिकली करना क्या वाला हूँ कि यहाँ पर जो अमाउंट होगा ना, इसको मैं इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिसीव करूँगा और अमाउंट के चेंज पर इसके इवेंट को ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा। सो यहाँ पर हमें मिलेगा स्ट्रिंग, एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा यूनिट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। सो अमाउंट, और ऑन वैल्यू चेंज पर क्या करना है हमको, अमाउंट चेंज डॉट इनवोक, और सिंपली यहाँ पर स्ट्रिंग भेज दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉडिफायर का, और सबसे पहले तो इसको पूरा हम लोग विड्थ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर का। तो प्लेस होल्डर बेसिकली जब हमारा इनपुट में कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो उस केस में केवल और केवल यूज़र को हिंट देने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पर बताएंगे कि इंटर योर अमाउंट, ये अमाउंट को इंटर करने की जगह है आपके लिए। उसके बाद हम लोग बेसिकली कीबोर्ड को कंट्रोल करेंगे। तो क्योंकि हम लोग को जो भी इनपुट डालना है वो एक नंबर होने वाला है, जैसा आपको पता हो कि अमाउंट हमेशा नंबर में ही हो सकता है, तो उसको बेसिकली हम लोग को यूज़र को देना होगा एबिलिटी की वो केवल और केवल नंबर ही इनपुट कर पाए। ऐसा ना हो वो हेलो लिख के इनपुट कर दे, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश हो जाएगा। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है कीबोर्ड ऑप्शन, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर कीबोर्ड ऑप्शन का। एंड यहाँ पर ऑटो करेक्ट आप ट्रू कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा कीबोर्ड टाइप, तो कीबोर्ड टाइप में आप नंबर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा IME एक्शन। तो बेसिकली जो आपका डन वाला बटन होता है कीबोर्ड में, उसको आप कैसा दिखाना चाहते हो यूज़र को। सो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होते हैं। यदि मैं ओपन करूँ IME एक्शन तो आपको देखने को मिलेगा IME एक्शन डन, डिफ़ॉल्ट, गो, नेक्स्ट, नन। तो मैं यहाँ पर डन को यूज़ करता हूँ। अगर आप इतना केवल कोड करके छोड़ोगे तो कीबोर्ड पर जब आप डन क्लिक करोगे ना, तो आपका कीबोर्ड ओपन ही रहेगा, वो क्लोज़ नहीं होगा। सो उसको क्लोज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कीबोर्ड एक्शन का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन डन, मतलब हमने अपना IME एक्शन जो चुना होगा ना, उसके बेस पर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि उसके क्लिक पर आप क्या करना चाहते हो। तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड को क्लोज़ करना चाहता हूँ। तो कीबोर्ड को क्लोज़ करने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, कीबोर्ड कंट्रोलर, विच इज़ कमिंग फ्रॉम लोकल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड कंट्रोलर करंट। तो ये एक्सपेरिमेंटल API है, तो आपको यहाँ पर एनोटेशन डालनी पड़ेगी।
अब इसका यूज़ करके हम बेसिकली हाइड कर सकते हैं कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड कंट्रोलर डॉट हाइड। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हम लोगों ने अपने आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इस नेक्स्ट चीज़ पर, विच इज़ रो। तो रो के अंदर आपको यहाँ पर कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही होंगी और उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पेसर का यूज़ करता हूँ थोड़ी सी स्पेस डालने के लिए। तो मॉडिफायर हाइट एंड मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा 8 dp की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रो का। तो रो में हम लोग सबसे पहले मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और इसको पूरी विड्थ देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग इसको हॉरिजॉन्टली देने वाले हैं और इसके बाद जो इसका वर्टिकल, आप बोल सकते हो वर्टिकल अलाइनमेंट है, उसको मैं रखूँगा सेंटर। इस चीज़ के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे टेक्स्ट जिसका नाम होगा स्प्लिट एंड यहाँ पर मैं इसको स्टाइल दूंगा विच इज़ कमिंग फ्रॉम मटेरियल थीम टाइपोग्राफी बॉडी 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, तो उस स्पेस को पाने के लिए हम लोग अगेन यूज़ करेंगे स्पेसर और यहाँ पर मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ। तो इस बारी मैं पूरे विड्थ का 50% ऑक्यूपाई करूँगा, तो 50F। तो ये हो गया हमारा स्पेसर स्पेस देने के लिए। अब इसके बाद है हमारे पास ये कंपोनेंट, ये वाला छोटा सा, तो ये कस्टम कंपोनेंट है, इसको हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं और इसके क्लिक पर बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ क्लिक इवेंट भी हमें हैंडल करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। सो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम देंगे कस्टम बटन। ठीक है, तो मैंने जैसा यहाँ आपको बोला है कि हम लोग क्लिक इवेंट को हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वही करता हूँ ऑन क्लिक एंड ये बेसिकली एक फंक्शन होगा जो कि कोई इनपुट नहीं लेगा और कुछ हमें रिटर्न भी नहीं करेगा। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे कार्ड का और कार्ड की हेल्प से सबसे पहले हम मॉडिफायर का यूज़ करेंगे और अपने कंटेंट को रैप कर लेंगे। यहाँ पर मैं पैडिंग दूंगा 12 dp की। ठीक है, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसके शेप को डिसाइड करूँगा। तो ये हमारा शेप होगा सर्कल शेप। ओके, इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे आइकन का। तो आइकन की रिक्वायरमेंट होती है इमेज वेक्टर, तो मैं यहाँ पर पास करूँगा इमेज वेक्टर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें हार्ड कोडेड हों। इसका यूज़ हम हर जगह पे करना चाहते हैं, तो हर जगह पे ऐसा तो है नहीं कि हमारा जो इमेज वेक्टर या फिर आइकन है वो सेम होगा, आइकन वायरी करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इमेज वेक्टर को इस कस्टम बटन में पास करता हूँ। तो इसका यूज़ अब हम कहीं भी कर सकते हैं, बस हमें आइकन को चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भेज दिया। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में नल भेजा। मॉडिफायर की हेल्प से हम लोगों ने इसका जो साइज़ है मैं दे रहा हूँ 30 dp। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पर थोड़ी सी पैडिंग दे रहा हूँ 4 dp की, थोड़ा सा ये लुक अच्छा देगा। ठीक है, तो इतना करने के बाद हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम इसका प्रीव्यू देखने वाले हैं। ठीक है, प्रीव्यू देखने से पहले मैं इस ऑन क्लिक को भी हैंडल कर लेता हूँ। पैडिंग के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ क्लिकेबल का और ऑन क्लिक को मैं कर देता हूँ इन्वोक। ठीक है, तो अभी मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। प्रीव्यू शो बैकग्राउंड ट्रू। तो प्रीव्यू देखने के लिए मुझे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ भेजना होगा। सो यदि आपके पास ये जो इनपुट है बहुत ज़्यादा हो किसी केस में, तो आप यहाँ पर एक काम करो, आप एक नया कंपोजेबल बना लो और इस कस्टम बटन को आप यहाँ पर कॉल कर लो। तो इमेज वेक्टर आप पास कर दो आइकन्स डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड एरो डाउन। अब आप इसका प्रीव्यू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर अभी आपका जो पैरामीटर है वो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आप बेसिकली प्रीव्यू देख सकते हो किसी भी बड़े कंपोजेबल का। बिल्ड एंड रिफ्रेश अपने यहाँ पर, तो मुझे देखने को मिलेगा इसका प्रीव्यू देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारा कस्टम बटन है, तो इसका यूज़ अब हम लोग करने वाले हैं। सो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, इसका यूज़ हम लोग करेंगे यहाँ पर रो में। तो स्पेसर के जस्ट बाद हम लोग यूज़ करेंगे कस्टम बटन का। तो इमेज वेक्टर क्या होगा, इमेज वेक्टर आएगा हमारे आइकन से, आइकन डिफ़ॉल्ट। पहला है हमारा एरो अप। ठीक है, उसके क्लिक को हम लोग यहाँ पर हैंडल करेंगे। फिर हमारे पास है एक टेक्स्ट एंड ये टेक्स्ट हमें बताएगा कि इतना पर्सन है। तो लेटर सपोज मैं यहाँ पर 1 पास करता हूँ एंड स्टाइल की जहाँ तक बात है तो मैं मटेरियल थीम टाइपोग्राफी और पास कर देता हूँ बॉडी 1। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट जो बेसिकली पर्सन के काउंट को बताएगा। उसके बाद मैं अगेन इस कस्टम बटन का यूज़ करूंगा आइकन्स डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड एरो डाउन। तो हमारा जो ये पर्टिकुलर रो है, ये वाला रो स्प्लिट वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ पर इसका भी एक प्रीव्यू क्रिएट करता हूँ। तो यूज़र इनपुट एरिया के लिए मैं यहाँ पर एक कंपोजेबल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम दूंगा यूज़र इनपुट प्रीव्यू। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपोजेबल का प्रीव्यू देख सकते हो। तो यूज़र इनपुट एरिया अमाउंट मान लो मैं 12 डाल रहा हूँ, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, और ऑन अमाउंट चेंज को मैं यहाँ पर भी ऐसे रहने देता हूँ। और फिर मैं यूज़ करता हूँ प्रीव्यू का, प्रीव्यू शो बैकग्राउंड ट्रू।
ठीक है, तो मैं इसको अभी बिल्ड एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ कि कैसा मेरा अभी के टाइम पे यूज़र इनपुट एरिया दिखता है। ये मेरा है रो जिसमें स्प्लिट है अप एरो, डाउन एरो और बीच में हमारा है काउंटर। ठीक है, तो इस काउंटर में बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग देने वाला हूँ। ये जो हमारा टेक्स्ट का काउंटर है, सो उसके लिए इस रो के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर टेक्स्ट में हम लोग यूज़ करेंगे मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर पैडिंग मैं इसको हॉरिजॉन्टली देने वाला हूँ 8 dp की, और फिर मैं इसको बिल्ड एंड रिफ्रेश करके देखता हूँ कि अभी के टाइम पे कैसा हमारा यहाँ पर लुक आता है। ठीक है, अभी के टाइम पे बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो स्प्लिट वाला पार्ट था ये भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आई थिंक मेरे पास थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो रहा है, तो मैं स्पेस को कम करता हूँ। सो उसके लिए मुझे जाना होगा अपने स्पेशर में विच इज़ प्रेजेंट टॉप ऑफ आवर रो, तो इसको मैं करता हूँ 4। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ रो, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये काउंटर है ना, ये वेरिएबल है, क्योंकि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ये चीज़ इफेक्ट होगी। लाइक यदि मैं एरो अप करता हूँ तो 1 से ये 2 होगा, डाउन करता हूँ तो ये 2 से 1 होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर क्लिक के इवेंट को हैंडल करना है और यहाँ पर काउंटर को भी हैंडल करना है। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने यूज़र इनपुट एरिया में और यहाँ पर कुछ चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूँगा लाइक पर्सन काउंटर, तो ऑफकोर्स ये इंटीजर टाइप होगा। एंड सेकेंड है हमारे पास क्लिक को हैंडल करने के लिए एक फंक्शन, तो ऑन, ऐड और रिड्यूस पर्सन। ठीक है, का इनपुट होगा इंट एंड ये हमको रिटर्न करेगा यूनिट। तो इन दोनों का यूज़ अब हम लोग कर लेते हैं इस रो के अंदर। तो टेक्स्ट के अंदर तो सिंपली मैं यहाँ पर भेज दूंगा अपना पर्सन का काउंटर एंड यहाँ पर कस्टम बटन में क्योंकि यहाँ पर एरो डाउन हो रहा है तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ऑन, ऐड और रिड्यूस पर्सन, इन्वोक करूँगा। यहाँ पर हो रहा है रिड्यूस, तो रिड्यूस के लिए मैं -1 भेजूँगा एंड ऊपर वाले केस में ऑन, ऐड और रिड्यूस पर्सन, इन्वोक मैं भेजूँगा 1 क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली अभी के टाइम पे ये चीज़ भी हो चुकी है स्टेटलेस। तो हमारे जो कंपोजेबल है उसमें कोई स्टेट अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारा जो है काम वो इस रो के लिए भी हो चुका है कंप्लीट, और अब हम लोग मूव ऑन करते हैं यहाँ पर इस अगले रो में। सो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी एरर देखने को मिल रही है तो मैं चेक करता हूँ। ओके, तो ये मेरे प्रीव्यू में एरर हमें देखने को मिल रही है। तो पर्सन काउंटर में 1 भेजता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक लैम्डा भेज देता हूँ। तो हमारा जो अभी के टाइम पे एरर है इस प्रीव्यू में ये नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं। इस रो के बाद हमें एक और रो की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बीच में हमें चाहिए थोड़ा सा स्पेस। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा मॉडिफायर और इसमें हाइट दे दूँगा 12 dp की। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रो एंड इस रो के अंदर मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का। सबसे पहले तो अपने पूरे विड्थ को मैं ऑक्यूपाई करूँगा, उसके बाद मैं पैडिंग दूंगा हॉरिजॉन्टली 12 dp की। ठीक है, एंड उसके बाद मैं अपने वर्टिकल अलाइनमेंट को सेंटर में रखूँगा। तो इतना चीज़ हम लोगों ने कर लिया है अपने रो में। अब हम लोग आते हैं अंदर। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं टेक्स्ट जिसमें हम लिखेंगे टिप, और यहाँ पर स्टाइल मुझे देनी होगी मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, बॉडी 1। भाई तेज़ नहीं लगना चाहिए यार, ये बहुत ईजी है। अब आप इससे हैबिचुअल हो चुके होंगे। यदि आपको तेज़ लग रहा है ना तो फिर से देखो इस चीज़ को। हम लोगों ने करना क्या है, हम लोग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है स्पेसर को। सो मॉडिफायर एंड यहाँ पर मैं फिल मैक्स विड्थ का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसको 70% जो है वो अपने स्क्रीन का दान दे दूँगा। ले लो भाई, तुम ही ले लो। एंड उसके बाद अगेन मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसा मैं यहाँ पर डिज़ाइन में आपको दिखाऊं तो ये बेसिकली काउंटर डॉलर दिखाएगा मुझे कितना टिप हुआ है, तो वो भी ऑफकोर्स एक टेक्स्ट ही होगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक टेक्स्ट एंड यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ मैं 1200। उसके अलावा मुझे स्टाइल देनी होगी विच इज़ कमिंग फ्रॉम मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, बॉडी 1। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड रो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको प्रीव्यू देखता हूँ कि कैसा मुझे अभी के टाइम पे दिखता है। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो टिप है वो भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो ठीक ही दिख रहा है, कोई इसमें कमी नहीं है। सो इसको मैं क्लोज करता हूँ और देखता हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ पर मेरे पास है एक स्लाइडर, ठीक है, जो हमारा टिप का परसेंटेज डिसाइड करेगा। सो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इस रो के आएंगे बाहर, अगेन यूज़ करेंगे स्पेसर का, मॉडिफायर, थोड़ी सी मैं यहाँ पर हाइट दूंगा विच इज़ नियर अबाउट 8 dp। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट क्रिएट करूँगा जो कि मुझे परसेंटेज बताएगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ परसेंटेज एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा स्टाइल, मटेरियल थीम, टाइपोग्राफी, बॉडी 1। ओके, सो ये हो गया हमारा टिप का परसेंटेज बताने वाला टेक्स्ट। नेक्स्ट अगेन स्पेसर का मैं यूज़ करूँगा, थोड़ा सा मैं स्पेस लूँगा विच इज़ इक्वलेंट टू 8 dp।
इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्लाइडर का। तो स्लाइडर बेसिकली ये इनबिल्ट कंपोजेबल है, इंडिकेटर मिलता है जिसमें हम स्लाइड कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास होता है एक वैल्यू और एक होता है हमारे पास ऑन वैल्यू चेंज। तो ऑन वैल्यू चेंज बेसिकली इवेंट को हैंडल करने के लिए होता है, और जो हमारा ये स्लाइडर होता है इसका जो वैल्यू होता है वो डिसाइड करता है कि किस पॉइंट पर हमें ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। लाइक हमारे केस में ये 16.67 है, तो उस केस में यहाँ पर जो वैल्यू हम भेजेंगे वो भेजेंगे ये 16.67। तो इसकी वजह से ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये हो गया हमारा टिप का परसेंटेज। तो जैसा मैंने आपको बोला था मैं इसको क्या बनाने वाला हूँ, स्टेटलेस। तो ये दोनों चीज़ें को हमें क्या करना होगा, हमें ऊपर वाले कंपोजेबल में ट्रांसफ़र करना होगा जहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। सो उसके लिए हम लोग जाएंगे टॉप पर, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम लोग भेजेंगे टिप परसेंटेज। तो टिप परसेंटेज क्या होगा, ये होगा हमारे पास फ्लोट टाइप में। उसके बाद हमारे पास होगा यहाँ पर टिप परसेंटेज चेंज को मुझे ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो टिप परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो इसका जो इनपुट होगा वो होगा फ्लोट टाइप का, और ये मुझे रिटर्न देगा कुछ नहीं। तो इन दोनों का यूज़ अभी हम लोग करेंगे कहाँ पे, नीचे यहाँ पर। तो टिप परसेंटेज और ऑन वैल्यू चेंज होते ही हम लोग को इसको ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो टिप परसेंटेज चेंज इनवोक, और यहाँ पर मैं फ्लोट भेज दूंगा। और उसके बाद मुझे अपने स्लाइडर की रेंज डिसाइड करनी है, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल P प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वैल्यू रेंज नाम का एक पैरामीटर। सो मैं इसको यूज़ करूंगा यहाँ पर। तो मेरा जो वैल्यू होगा वो कुछ ऐसा होगा, 0F से मैं 100F तक इस स्लाइडर का जो वैल्यू है या फिर रेंज है उसको रखता हूँ। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टेप्स। यदि आप टाइप करोगे तो स्टेप्स देखने को मिलेगा। तो ये स्टेप्स बेसिकली यूज होता है, जो आपको यहाँ पर बीच बीच में थोड़े थोड़े इंडिकेटर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, तो ये बेसिकली स्टेप्स होते हैं। तो मेरे केस में मैं इसको 5 रखूंगा। तो दैट मीन्स 20-20 पे हमारे पास एक एक स्टेप देखने को आपको मिलेगा। इस तरह से बेसिकली आप स्लाइडर का भी यूज कर सकते हो। और इस स्लाइडर में मैं यूज करूंगा मॉडिफायर का थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग देने के लिए। तो पैडिंग मैं दूंगा इसको हॉरिजॉन्टली 12 dp की, एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर इसका जो विड्थ है उसको फिल मैक्स विड्थ कर दूंगा। तो इस तरह से हमारा जो स्लाइडर है वो भी बनके अभी तैयार हो चुका है। तो हम लोग चलेंगे यहाँ पर प्रीव्यू में, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसको फिल करके इसका प्रीव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो टिप परसेंटेज मैं 12F भेजता हूं, और जो हमारा ये टिप परसेंट चेंज है इसकी जगह मैं लैम्डा एक्सप्रेशन को भेजता हूं। तो इसको यदि मैं अब देखूंगा स्प्लिट मोड में, तो मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हमारा जो यूजर इनपुट एरिया है उसमें भी स्लाइडर भी इंट्रोड्यूस हो चुका होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास स्लाइडर भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। दैट मीन्स हम लोगों ने नियर अबाउट सारी चीजें कर ली हैं, और अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इसमें फंक्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना है। हमें जितनी भी चीजें हैं उनमें एटलीस्ट हम लोग स्टेट होस्टिंग का यूज़ कर लेते हैं। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चलेंगे अपने कोड में और देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने हार्ड कोड चीज़ छोड़ी है। तो कस्टम बटन में हम लोगों ने कोई हार्ड कोड चीज़ नहीं छोड़ी है। प्रीव्यू छोड़ देते हैं हम लोग, प्रीव्यू से हमें कोई मतलब नहीं है अभी के टाइम पे। एंड यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज बेसिकली हमें मिलेगा कहाँ से, हमें मिल रहा है ऊपर से। यहाँ से आप देख सकते हो टिप का परसेंटेज हमें मिल रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम इस परसेंटेज को यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले डॉलर साइन के अंदर टिप परसेंटेज को कॉल करेंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज। तो इसके बाद हमें निकालना होगा ये परसेंटेज। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो अभी मेरे पास कोई चीज़ ऐसी बची होगी जिसको मुझे मैनेज करना होगा। तो ठीक है, रो के अंदर हमारे पास टिप है, टिप के बाद यहाँ पर ओके। तो मुझे यहाँ पर टिप का जो अमाउंट है वो डिसाइड करना होगा, तो वो हम लॉजिक से कैलकुलेट करेंगे, इसको हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस टोटल हेडर को यहाँ पर कर देता हूँ कॉल। टोटल हेडर हमारे पास आ चुका है। फिर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र इनपुट एरिया को। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। प्रीव्यू हमारा ऑन है, तो बाकी जगह से मैं प्रीव्यू को हटाता हूँ और केवल इस प्रीव्यू को देखता हूँ। स्प्लिट बिल्ड एंड रिफ्रेश, तो आपको अभी देखने को मिलेगा पूरा जो हम लोगों ने टोटल हेडर और यूज़र कंपोनेंट बनाया है उसका यहाँ पर आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो बिल्कुल चीज़ें हमारी एकदम परफेक्ट हैं। हमारे पास है यहाँ पर हेडर, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूज़र इनपुट एरिया जहाँ से यूज़र अपना इनपुट डाल सकता है। अब हम लोग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है फंक्शनलिटी। सो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ स्टेट क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहला होगा हमारा अमाउंट, रिमेंबर ब्लॉक के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो ये अमाउंट बेसिकली होल्ड करेगा जो हम यहाँ पर इंटर करेंगे उस वैल्यू को। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक पर्सन काउंटर, और यहाँ पर हमें एक चाहिए टिप, जो हमारा यहाँ पर टिप परसेंटेज है उसको स्टोर करने के लिए एक स्टेट। तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पर और क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें पहला है हमारा पर्सन काउंटर।
सो यहाँ मैं यूज़ करूँगा रिमेंबर ब्लॉक के अंदर म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ये इंटीजर होगा क्योंकि पर्सन हमेशा इंटीजर में होगा। और उसके बाद यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है टिप परसेंटेज। सो टिप परसेंटेज रिमेंबर ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पर म्यूटेबल स्टेट ऑफ यूज़ करके और इसको इनिशियलाइज करेंगे फ्लोट से। ओके, नाउ इन सब स्टेट्स को हम लोग पास कर देंगे अपनी यूज़र इनपुट एरिया में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अमाउंट को पास करेंगे। सो यहाँ पर यूज़ करेंगे अमाउंट का वैल्यू। अमाउंट चेंज होने पर हम लोग सीधा अपने अमाउंट के वैल्यू में चेंजेस करेंगे। सो अमाउंट वैल्यू इट, ठीक है, जो मुझे वहाँ से रिसीव हो रहा है। उसके बाद है मेरा यहाँ पर पर्सन काउंटर, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पर्सन काउंटर का। पर्सन काउंटर की वैल्यू यहाँ पर भेजूँगा उस ऐड और रिड्यूस पर्सन, तो इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमें कुछ भी करने से पहले सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव है, मतलब लेस देन ज़ीरो है। यदि वो ज़ीरो है तब हमारा जो पर्सन काउंटर का वैल्यू होगा, तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो पर्सन काउंटर का वैल्यू है यदि वो नॉट इक्वल टू हो 1 के, तभी हम इसको रिड्यूस करेंगे, क्योंकि 0 पर्सन नहीं हो सकता। तो पर्सन काउंटर वैल्यू, और इस केस में हम उसको कर देंगे एक डिक्रीमेंट। एल्स यदि हमारा जो इंटीजर है वो नेगेटिव नहीं है तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने पर्सन काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे जब भी हमारा ऑन, ऐड और रिड्यूस पर्सन यहाँ पर ट्रिगर होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर टिप परसेंटेज, तो टिप परसेंटेज हम लोग यहाँ पर भेज देंगे टिप परसेंटेज डॉट वैल्यू। एंड यहाँ पर उसके चेंज को हम लोग बेसिकली सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं। तो यदि चेंज होता है तो हम टिप परसेंटेज के वैल्यू में इसको बेसिकली इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया अपने यूज़र इनपुट एरिया में। जो हमें स्टेट्स चाहिए वो हमने पास कर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने यूज़र इनपुट एरिया के अंदर। सबसे पहले हम लोग अपने यूज़र इनपुट में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है टिप अमाउंट, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये है हमारा टिप का अमाउंट। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ नीचे। तो उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ गेट टिप अमाउंट, और इसका जो इनपुट होगा ये होगा हमारा जो यूज़र का अमाउंट होगा वो, जिसका टाइप है स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर हमारा होगा टिप का परसेंटेज। ठीक है, इसी के बेस पे हम जज करेंगे कि कितना हमारा जो अमाउंट है वो एज अ टिप जा रहा है। एंड इसका रिटर्न टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली क्या चेक करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे। एंड व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा जो यूज़र का अमाउंट है क्या वो एम्प्टी है। एंड यदि वो एम्प्टी है तो उस केस में दैट मीन्स हमें कोई टिप नहीं देनी, तो मैं यहाँ पर भेजूँगा 0। ठीक है, एंड अगर ऐसा नहीं है दैट मीन्स हम लोग को ये चेक करना है कि अमाउंट फिर कितना होगा टिप का। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट का, और उसमें अपना यूज़र अमाउंट को फ्लोट में कन्वर्ट करके रख देंगे। उसके बाद हमारा जो अमाउंट है उसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसमें हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे अपना टिप का परसेंटेज। एंड टिप का परसेंटेज यहाँ पर 100 में होगा, तो हमें इसको यहाँ पर करना होगा डिवाइड 100 से। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमें अमाउंट दे देगा, कितना परसेंटेज हमको अपने अमाउंट में से देना है। सो वो हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिल जाएगा यहाँ से। एंड सिंपली हम लोग इसको कर देंगे रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली मुझे पूरा यहाँ पर से इसको करना होगा रैप, सो दैट ये पूरा एक फ्लोट में हमें वैल्यू मिले जिसको हम लोग स्ट्रिंगिफाई करके रिटर्न कर पाएँ। तो ये हुआ हमारा टिप का अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका। सो इसका यूज़ हम लोग करेंगे हमारे इस टेक्स्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉलर साइन का यूज़ करता हूँ। उसके बाद अगेन एक डॉलर का यूज़ करके मैं यहाँ पर कॉल करने वाला हूँ गेट टिप अमाउंट। इसमें मैं भेजूँगा अपने अमाउंट को, और यहाँ पर मैं भेजूँगा अपने टिप के परसेंटेज को। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करके क्या दे देगा, टिप का परसेंटेज कितना आया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर लिया, हमारा अभी के टाइम पे ये जो अमाउंट है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये स्प्लिट जो है इसको चेंज करने पर हमारा यहाँ पर जो पर पर्सन का कॉस्ट है ये भी चेंज होना चाहिए। तो अब हम ये यहाँ पर ये वाली चीज़ें को करते हैं। तो उसको करने के लिए हमें बेसिकली जाना होगा अपने टोटल हेडर में, और टोटल हेडर में जहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ
वहाँ पर मैं अभी के टाइम पे हार्ड कोड वैल्यू भेज रहा हूँ अमाउंट 1200 फ्लोट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक नया बनाने वाले हैं फंक्शन जो कि हमें रिटर्न करके देगा जो यहाँ पर हेडर का अमाउंट है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट किसकी किसकी होगी। तो यदि मैं इस डिज़ाइन को ओपन करूँ तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यदि मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ कुछ और यहाँ पर मेरा टिप अमाउंट या फिर टिप परसेंटेज कुछ है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर टिप अमाउंट मिलेगा। टिप अमाउंट को और यहाँ पर जो इंटर किया हुआ अमाउंट है इनको जोड़ के फिर पर पर्सन से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें ईच पर्सन के ऊपर कितना खर्चा आएगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी टिप का परसेंटेज कितना है, अमाउंट कितना है और पर्सन कितने हैं। ये 3 चीज़ हमें चाहिए। इसके बेस पर हम जज करके ये बता सकते हैं कि कितना पैसा हर बंदे के ऊपर लगने वाला है। तो उसको करने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ गेट टोटल हेडर अमाउंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए अमाउंट। ठीक है, अमाउंट हमारा है स्ट्रिंग फॉर्म में और दूसरा है हमारा पर्सन काउंटर, ये हमारा है इंटीजर और उसके बाद हमारा आता है टिप का परसेंटेज, तो ये है फ्लोट। रिटर्न टाइप इसका होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग अगेन यूज़ करेंगे रिटर्न कीवर्ड का एंड व्हेन एक्सप्रेशन का। सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि हमारा अमाउंट जो है वो एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो हम यहाँ पर सिंपली 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एंड यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो एल्स में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट है, तो उस अमाउंट को सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में। सो अमाउंट टू फ्लोट। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास है एंड हमारे पास है टिप का परसेंटेज। ठीक है, सो टिप के परसेंटेज को हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट हमारा जो टिप का अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एक वेरिएबल टिप अमाउंट नाम से और अपना जो यूज़र का अमाउंट है इसमें मैं करने वाला हूँ मल्टीप्लाई अपने टिप के परसेंटेज का। ठीक है, और इसको मैं डिवाइड करूँगा 100 से। तो ये मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये मुझे रिटर्न में दे देगा कि कितना हमारा टिप का अमाउंट है। ठीक है, टिप का अमाउंट मिल गया, हमारे पास हमारा टोटल अमाउंट है जो कि इस यूज़र अमाउंट में है। सो बेसिकली करना क्या है हमें, अब हमें पर हेड कैलकुलेट करना है। सो पर हेड अमाउंट, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, यूज़र अमाउंट हमारे पास है ही, इसमें प्लस करो टिप का अमाउंट और फिर इसको कर दो डिवाइड। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे जितना हमारा पर्सन है उतने से, तो पर्सन काउंटर से, और सिंपली आप इसको कर दो रिटर्न। तो मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ ऑलरेडी कर चुका हूँ। सो यहाँ पर मुझे यूज़ करना है पर हेड अमाउंट डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा आपका जो हेडर का अमाउंट है वो। तो इसको चलिए अब हम लोग करते हैं यूज़। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, इसको चलता हूँ अपने टोटल हेडर जहाँ पर मैंने यूज़ किया है वहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले तो मुझे भेजना होगा अपने अमाउंट का वैल्यू, फिर मुझे भेजना होगा अपने पर्सन काउंटर का वैल्यू, और फिर मुझे भेजना होगा अपने टिप परसेंटेज का वैल्यू। सो टिप परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर मिल रही है। एरर इसलिए मिल रही है क्योंकि ये अमाउंट जो है वो फ्लोट में है, तो इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर दूँगा स्ट्रिंग में। ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस टिप कैलकुलेटर को कॉल करता हूँ अपने इस माई ऐप के सरफेस में, और मैंने इस माई ऐप को ऑलरेडी कॉल कर रखा है अपने इस मेन एक्टिविटी में। सो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट और देखता हूँ कि अभी के टाइम पे हमारा जो फंक्शनलिटी है वो चल रही है या नहीं। ऑलराइट, सो हमारा ऐप यहाँ पर रन हो रहा है। तो यदि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1000, तो एक पर्सन के लिए 1000, 2 के लिए 500, 3 के लिए 333, बिल्कुल सही है। तो मैं इस पर टिप परसेंटेज को इंक्रीज़ करता हूँ 16 में। तो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल प्राइस क्या हुई, यहाँ पर हो गया 1666, और उसको डिवाइड करोगे आप 3 में तो आपके पास ये पर पर्सन का कॉस्ट आ जाएगा। दैट मीन्स फंक्शनलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये डबल की वैल्यू 5 दशमलव हमें दिख रहे हैं, दशमलव के बाद 5 अंक दिख रहे हैं। तो इसको मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ और इसको मैं लाना चाहता हूँ केवल और केवल 2 डिजिट तक। तो उसको करने के लिए मैंने अगेन यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सो उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ
डेसिमल पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं भेजूँगा इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग अपना वैल्यू, ये रिटर्न में मुझे देगा स्ट्रिंग। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये चेक करूँगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है क्या वो एम्प्टी है। यदि वो एम्प्टी है तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा एम्प्टी, और यदि ऐसा कोई केस नहीं है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक डेसिमल फॉर्मेट का वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक वेरिएबल फॉर्मेट नाम से, जिसको मैं इनिशियलाइज़ कराऊँगा अपने डेसिमल फॉर्मेट से, और इसके अंदर हम लोग फॉर्मेट भेज देंगे। तो यहाँ पर मैं मेरा जो नंबर है वो कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन दशमलव के बाद हमारे पास 2 डिजिट ही देखने को मिलेंगे। सो सिमिलरली मैं इस फॉर्मेट का यूज़ करूँगा और फॉर्मेट को कॉल करके अपना जो स्ट्रिंग है इसको फ्लोट में कन्वर्ट करके इसको दे दूँगा। तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न में क्या देगा, रिटर्न में देगा मुझे स्ट्रिंग, जो कि प्योरली फॉर्मेटेड होगी इस फॉर्मेट में। सो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रिटर्न, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने फ्लोट का यूज़ किया वहाँ वहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है स्टीप परसेंटेज में, तो यहाँ पर मैं उसको यूज़ करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इस टिप परसेंटेज को इसके अंदर भेजता हूँ, और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा स्ट्रिंग में, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट में है। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर लिया, डिज़ाइन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने बेसिकली अभी के टाइम पे यहाँ पर कन्वर्जन कर लिया है। अब मैं जाऊँगा इस टिप में, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा एंड सिंपली इसको एज ए इनपुट पास कर दूँगा। तो अब हम लोगों ने इसको फॉर्मेट कर लिया, इसको फॉर्मेट कर लिया। अब बारी है इस हेडर की। तो हेडर को फॉर्मेट करने के लिए हम लोग को चलना होगा टॉप पर, जहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है, एंड यहाँ पर पेस्ट करूँगा फॉर्मेट 2 डेसिमल पॉइंट्स, और इसके अंदर भेज दूँगा अपना ये हेडर का अमाउंट जो है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट भी हो चुका है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या हमारा जो फॉर्मेट है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ऐप हमारा चल चुका है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 1000 एंड यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी के टाइम पे हमारे पास केवल और केवल 2 डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू दिख रहे हैं। दैट मीन्स फॉर्मेटर वर्क कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी अभी बची हुई है, वो ये कि जब भी हमारा जो वैल्यू है ये एम्प्टी हो ना, तो ये पूरा हमारा कार्ड यहाँ से हट जाए, बेसिकली ये चीज़ पूरी डिसेबल हो जाए। तो वो फंक्शनलिटी लाने के लिए हम लोग को चलना होगा अपने यूज़र इनपुट एरिया में, ओवर हियर, एंड यहाँ पर हमारा जो आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड है इसके नीचे जितने भी चीज़ हैं ये हमें तभी विजिबल होंगे जब हमारा अमाउंट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। सो बस इसके नीचे सब चीज़ों को आप इसके अंदर आप सब चीज़ों को यहाँ पर ला देंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो स्लाइडर से लेकर यहाँ पर जो भी हमारा स्पेसर तक है इसको आप बेसिकली इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो और फिर एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिक्वायर्ड बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यही था बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं यदि कुछ टाइप करूँगा तो आपको ये चीज़ ओपन होती हुई दिखेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोड को स्ट्रक्चर करता हूँ। तो अभी के टाइम पे हम लोगों ने सब चीज़ें मेन एक्टिविटी में की, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक नया फाइल इंट्रोड्यूस करूँगा जिसका हम लोग नाम देंगे टिप कैलकुलेटर ऐप। ये एक फाइल होगा एंड ओके, सो डोंट ऐड राइट नाउ। इसके अंदर बेसिकली जितने भी कंपोनेंट है उनको मैं यहाँ पर डालूंगा। लाइक हमारा जो ये टिप कैलकुलेटर ऐप है, यहाँ पर जो टोटल हेडर है और यहाँ पर जो हमारा है यूजर इनपुट एरिया, इनको मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ से कट करके पेस्ट करूँगा इस जगह पर। एंड उसके अलावा जो भी चीज़ इससे रिलेट करती होगी उसको हम उस पर्टिकुलर फाइल में लेकर जाएंगे। और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आपको कुछ फंक्शन देखने को मिलेंगे जो कि उसी के यूटिलिटी फंक्शन है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे टिप कैलकुलेटर यूटिल्स। तो ये एक फ़ाइल होगा और इसके अंदर जितने भी हमारे ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो जाएंगी। तो इसको मैं कट कर देता हूँ एंड यहाँ पर ले जाकर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली आप अपने ऐप को करेंगे फॉर्मेट। अभी के टाइम पे आपको इस फाइल के बारे में आइडिया है कि इसमें क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है। तो ये एक अच्छा अप्रोच है जिसकी हेल्प से आप अपने कोड को वाकई में क्लीन कर सकते हो। में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग MVVM आर्किटेक्चर को फॉलो करके अपने जेटपैक कंपोज में एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास मूवीज़ की कुछ इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये डेटा जो है ये हम ला रहे हैं अपने वेब सर्वर से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर विच इज़ developer.android.com पर, और वहाँ पर ये चेक करेंगे कि उनका रिकमेंडेड वे क्या है ऐप को आर्किटेक्चर करने का। उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे सीखना MVVM आर्किटेक्चर को।
तो MVVM आर्किटेक्चर का यूज़ करके ही मैंने इस ऐप को बनाया है और ये ऐप हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बनाने वाले हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट स्क्रीन, ठीक है। इसका बनाने के दौरान हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डैगर हिल्ट को, हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग रेट्रोफिट विच इज़ एन HTTP क्लाइंट उसका यूज़ कैसे करते हैं अपने ऐप में। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे कॉइल इमेज लाइब्रेरी को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने ऐप में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर टैकल करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे जितनी भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है ना एंड्रॉयड के लिए, उनमें MVVM मस्ट होता है। बिना MVVM के आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। सो चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो जॉब हो, आपको दोनों के इसमें MVVM आर्किटेक्चर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं रिकमेंडेड ऐप आर्किटेक्चर, जो कि गूगल हमको रिकमेंड करता है कि आप इस आर्किटेक्चर को फॉलो करो और इसकी हेल्प से ही आप अपने एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर दो। तो यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, आप यहाँ पर जा सकते हो और ये चीज़ पढ़ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर इमेजेस के थ्रू इसको जल्दी से एक वॉक थ्रू दूंगा और पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ये इमेज। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी, UI लेयर, डोमेन लेयर एंड डेटा लेयर, ठीक है। डोमेन लेयर हमारा ऑप्शनल होता है, तो इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं UI लेयर। UI लेयर एक्चुअली में कंटेन क्या क्या करता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर UI लेयर पे क्लिक करना होगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया इमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप UI लेयर के अंदर देख सकते हो आपके पास होता है UI एलिमेंट, जो अपने केस में वो है कंपोजेबल्स, ठीक है। जो अपना कंपोजेबल है वो एक UI का एलिमेंट है, जाहिर सी बात है। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर स्टेट होल्डर, ठीक है। और ये जो एरो है ये जिसकी तरफ पॉइंट करेगा दैट मीन्स हमारा UI एलिमेंट अभी डिपेंड कर रहा है अपने स्टेट होल्डर पे, ठीक है। और ये स्टेट होल्डर बेसिकली हमारा होता है व्यू मॉडल क्लासेस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्टेट होल्डर्स, जिसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपको ये भी इंडिकेट किया गया है कि फॉर एग्जांपल व्यू मॉडल क्लासेस। तो ये होता है हमारा व्यू मॉडल क्लासेस और ये दोनों चीज़ें आती हैं हमारी UI लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा UI लेयर। डेटा लेयर की जहाँ तक बात करें तो डेटा लेयर में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, रिपॉजिटरी होता है और डेटा सोर्स होता है। तो मतलब इस डेटा लेयर का काम ये है कि ये डेटा सोर्सेस से डेटा को लाए। अब डेटा सोर्सेस से डेटा लाने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 तरीके के डेटा हो सकते हैं। पहला, या तो हम किसी API से या फिर रिमोट डेटा सोर्स डेटा को लाएं, जैसे हमारा सर्वर है वहाँ से यदि हम डेटा लाते हैं तो वो हो गया हमारा रिमोट डेटा सोर्स। और यदि हम लोग रूम डेटाबेस या फिर अपने लोकल डेटाबेस जो अपने मोबाइल के अंदर ही मौजूद हो वहाँ से डेटा को लाएं तो वो हो गया हमारा लोकल डेटा स्टोर। तो बेसिकली 2 तरीके के हमारे पास डेटा स्टोर होते हैं, उनसे हम लोग डेटा लाते हैं, उसको हम लोग पास करते हैं अपने रिपॉजिटरी में। एंड रिपॉजिटरी में जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं हमारे UI लेयर में। तो UI लेयर में हमारे पास 2 पार्ट था, पहला था स्टेट होल्डर, दूसरा था UI एलिमेंट। तो हमारा जो रिपॉजिटरी है वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है हमारे स्टेट होल्डर में और स्टेट होल्डर की हेल्प से हमारा जो UI एलिमेंट है उसको ये पता पड़ता है कि हमारे पास अभी के टाइम पे ये डेटा है और उसको शो करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डेटा लेयर का काम। आप इसको प्रॉपरली पढ़ सकते हो यहाँ पर, आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप प्रॉपरली पढ़ लो, नहीं तो जितना मैंने बताया है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। तो हमने बात कर लिया अपने UI लेयर का और अपने डेटा लेयर का। हमने यहाँ पर अपने डोमेन लेयर को स्किप किया था, तो अब हम लोग यहाँ पर डोमेन लेयर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो डोमेन लेयर प्योरली ऑप्शनल लेयर है, पहली बात। तो दूसरा बात, हम लोग इसमें भी लॉजिक को ही लिखते हैं, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक है उनको हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं इस डोमेन लेयर में। और ये डोमेन लेयर में यदि हम कोई लॉजिक लिख देते हैं तो वो अवेलेबल होता है हमारे पास व्यू मॉडल के लिए। बेसिकली कई सारे व्यू मॉडल उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उस तरह का लॉजिक को लिखते हो जिसको आप रीयूज़ करना चाहते हो कई सारे व्यू मॉडल में, तो उनको आप यहाँ पे लिखते हो और फिर अगेन वो ये कॉम्प्लेक्स लॉजिक को परफॉर्म करके डेटा को फिर से हमारे व्यू मॉडल को देता है और व्यू मॉडल ट्रांसफ़र करता है उस डेटा को हमारे UI लेयर में। तो ये बेसिकली इनका रिकमेंडेड आर्किटेक्चर है। अब हम लोग बात करते हैं MVVM आर्किटेक्चर क्या है। तो इसी पे बेसिकली वो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है वो यही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो चलते हैं अपने MVVM आर्किटेक्चर में। तो ये मैं विकीपीडिया का पेज खोला हूँ, तो इसमें हमारे पास एक अच्छा इमेज है, इसके थ्रू मैं आपको ईजिली समझा सकता हूँ।
ये है हमारा मॉडल, ये है हमारा व्यू और ये है हमारा व्यू मॉडल। तो सबको मिला के बना है मॉडल व्यू, व्यू मॉडल। मॉडल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है बिजनेस लॉजिक एंड डेटा। मतलब आप यहाँ पर रिपोजिटरी को रख सकते हो और अपने डेटा सोर्सेज को रख सकते हो, उनको आप कंप्लीट करके बोल सकते हो मॉडल। वो मॉडल बेसिकली क्या करता है, आपको जितने भी लॉजिक लिखने होते हैं वो परफॉर्म करके फिर डेटा को ट्रांसफ़र करता है अपने व्यू मॉडल को। अब व्यू मॉडल और व्यू ये इंटायरली आते हैं अपने यूआई लेयर में, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा लेयर, ये हो गया हमारा यूआई का लेयर। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कोई डोमेन लेयर नहीं है, ठीक है। तो मॉडल से डेटा हमारे पास आया व्यू मॉडल में, और व्यू मॉडल से हमने स्ट्रीम्स की हेल्प लेके या फिर कोई भी फ्लो, लाइव डेटा या फिर म्यूटेबल स्टेट, इसका यूज़ करके बेसिकली डेटा को स्टोर किया और उसको हमने अपने इस व्यू को एक्सपोज किया। तो हमारा व्यू उस डेटा को अभी लेगा और उसकी हेल्प से हमारा जो यूज़र इंटरफेस है उसको क्रिएट करेगा। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं रिमोट डेटा सोर्स का। दैट मीन्स हमें एपीआई कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो उस एपीआई को लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा themoviedb.org एंड यहाँ पर सबसे पहले आप अपने आप को करेंगे रजिस्टर। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे इस पर्टिकुलर आइकन पर जो कि आपका अवतार होगा, इस पर सेटिंग्स पर करेंगे क्लिक। सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो आप आएंगे इस पेज पर एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एपीआई। तो आप सिंपली इस एपीआई पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर दो टैब दिखेगा, पहला दिखेगा डिटेल्स का, दूसरा दिखेगा क्रिएट का। तो आप क्रिएट पर जाकर अपने आप के लिए एक नई एपीआई की को क्रिएट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग यूज़ करने वाले हैं बेसिकली ये दो एपीआई का। तो पहली एपीआई हमारी होने वाली है जो हमें लिस्ट ऑफ मूवीज़ देगी। सेकंड एपीआई होगी जो हमें पर्टिकुलर मूवी की डिटेल्स ला कर देगी। ये दो एपीआई हम लोग कंज्यूम करने वाले हैं एंड इस एपीआई को मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो आप सिंपली वहाँ से कॉपी कर लेना। केवल और केवल आपको रिक्वायरमेंट होगी इस एपीआई की, तो वो मैंने आपको जनरेट करना बता ही दिया। दैट मीन्स हमारे पास अभी के टाइम पे सारी इन्फॉर्मेशन है और इस रेस्ट एपीआई को हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी हेल्प से आप जेसन को प्रॉपरली फॉर्मेट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर सारे चीज़ को कॉपी करता हूँ, मतलब Ctrl A एंड Ctrl C प्रेस करके जाता हूँ यहाँ पर और Ctrl A प्रेस करके इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो आपके पास यहाँ पर जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है वो देखने को मिलेगा। सबसे पहला काम हमें ये करना है, हमें जाना है अपने build.gradle मॉड्यूल ऐप लेवल में, जो कि यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ऐड करते हैं डिपेंडेंसी। तो सारी चीज़ें हमारा एंड्रॉयड फ्रेमवर्क हमको नहीं देता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें थर्ड पार्टी से भी चाहिए होती हैं। लाइक हमारे केस में है ये रेट्रोफिट। तो रेट्रोफिट का यूज़ हम लोग बेसिकली एज अ HTTP क्लाइंट यूज़ करते हैं। लाइक जितने भी हमारे HTTP मेथड्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए ईजिली हम लोग इस रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं। जैसे डेटा को लाना हमारे सर्वर से, तो उसे हम लोग HTTP का मेथड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गेट। तो वो हो गया एक गेट रिक्वेस्ट। अगर आप उसको नेटिवली कोड करोगे अपने आप से तो थोड़ा लंबा पड़ता है, तो उसमें एरर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में हमें यूज़ करना होता है ये रेट्रोफिट, जो कि एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। अब ये तो हमारे फ्रेमवर्क में है नहीं, तो इसको ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पर डालते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ये कॉइल इमेज है। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम लोग नेटवर्क का जो इमेज होता है, मतलब URL के थ्रू इमेज को डाउनलोड करके यूज़र को शो करते हैं। डैगरहिल्ट एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है और इसकी हेल्प से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ओके, तो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको कुछ चीज़ें और करनी होंगी। लाइक यहाँ पर आपको कंपोज ऑप्शन के अंदर जाके लेटेस्ट कंपोज वर्जन डालना होगा। मेरे केस में अभी के टाइम पे है 1.3.2। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर कंपाइल SDK में, आपको 33 इसको करना है, टारगेट SDK 33 करना है और आपको यहाँ पर प्लगइन ऐड करना है। ये प्लगइन डैगरहिल्ट के लिए है और ये प्लगइन हमारा होता है कॉटलिन एनोटेशन प्रोसेसर के लिए, जो हम लोग एनोटेशन डालते हैं। बताऊंगा इसको मैं, आप टेंशन मत लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। इसके बाद आप लोग चलेंगे ये प्रोजेक्ट लेवल के build.gradle में। यहाँ पर आपका जो ये कंपोज UI वर्जन है इसको यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर कर रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसको आपको यहाँ पर सेट करना है 1.3.2 जो कि लेटेस्ट है। उसके अलावा आपको यहाँ पर डैगरहिल्ट के लिए प्लगइन अगेन ऐड करना पड़ता है प्रोजेक्ट लेवल में, और यहाँ पर आपका जो कॉटलिन का वर्जन है वो 1.7.20 है, एटलीस्ट जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सिंक नाउ का ऑप्शन आएगा, आप सिंपली सिंक कर लेंगे प्रोजेक्ट को। तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपरली सेटअप कर लिया है अपने ऐप को। पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं पैकेजेस को। तो यदि मैं आपको अपना आर्किटेक्चर दिखाऊँ
जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास क्या था, यूआई लेयर था और डेटा लेयर था। डोमेन लेयर ऑप्शनल है, जो कि हमारे केस में यूजेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक को नहीं लिखने वाले। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा लेयर के लिए एक पैकेज को क्रिएट करते हैं। तो चलते अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पर राइट क्लिक न्यू पैकेज और इसका हम लोग नाम देते हैं डेटा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो यूआई लेयर है उसको मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा यूआई लेयर के नाम से। तो डेटा के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेटा के अंदर हमारे पास होता है रिपोजिटरी, ठीक है। तो यदि आपको ध्यान नहीं हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोजिटरी, फिर हमारे पास होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिपोजिटरी का क्लास क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होगा कॉटलिन क्लास स्लैश वाइल, यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा क्लास और इसका नाम मैं दूंगा मूवी रिपोजिटरी, ठीक है। ये हो गया हमारा मूवी रिपोजिटरी। इसके अलावा हमें यहाँ पर एक डेटा सोर्स क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका मैं नाम दूंगा यहाँ पर मूवी डेटा सोर्स। तो ये भी एक क्लास होगा, ओके। तो हम लोगों ने डेटा लेयर के अंदर दो चीज़ों को क्रिएट कर लिया है। अब यूआई लेयर के अंदर हमें क्या करना है, पहले तो हमारा होगा स्टेट होल्डर, जो कि एमवीवीएम में होता क्या है, एक व्यू मॉडल। तो उसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं विद द नेमिंग मूवी व्यू मॉडल। तो ये एक क्लास होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर केवल और केवल क्लासेस को क्रिएट कर रहा हूँ। इसको हम लोग फंक्शनल बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। और उसके बाद हमारा इस यूआई लेयर के अंदर होने वाला है क्या, स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या होगी, हमारी जेटपैक कंपोजेबल स्क्रीन्स होंगी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक नया फाइल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी लिस्ट स्क्रीन। ये एक फाइल होगा और इसके अंदर हम लोग कंपोजेबल बनाएंगे मूवी लिस्ट स्क्रीन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने अपना एक डेटा लेयर और एक यूआई लेयर बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर करना ये है कि जो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सेज देखे हुए हैं, लाइक यहाँ पर मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे इस पॉपुलर वाले एपीआई से। इसको हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना है। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं जेसन टाइप ऑब्जेक्ट। तो जेसन हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको रेप्लिकेट करके मॉडल क्लासेस को क्रिएट करते हैं और उस मॉडल से हम लोग मैप कर देते हैं जब भी हम इस रिमोट डेटा सोर्स से डेटा को लाते हैं। सो मॉडल क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस पूरे रिस्पॉन्स को करना होगा कॉपी, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट पे जाना होगा। आप यहाँ पर एक सिंपल सा पैकेज बना सकते हैं मॉडल नाम से। तो मैं वही कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक मॉडल नाम से पैकेज बनाता हूँ। इसके अंदर जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर जनरेट करता हूँ। राइट क्लिक न्यू, यहाँ पर आपके पास एक प्लगइन होता है कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। अगर आपके पास ये नहीं है, डोंट वरी, आप यहाँ फाइल पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको ढूंढना होगा सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर आपके पास यहाँ पर होगा प्लगइन्स। आप प्लगइन्स पे क्लिक करो एंड यहाँ पर टाइप करो कॉटलिन। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जेसन टू कॉटलिन क्लास। तो आप सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो, अपने आईडी को फिर से रिस्टार्ट कर लेना। तो उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर प्लगइन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और अपना जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको केवल और केवल क्लास का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर दूंगा मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर आप सिंपली जनरेट पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी आपके यहाँ पर आप बोल सकते जेसन होगा उसके जस्ट रेप्लिकेट करके ये यहाँ पर आपको क्रिएट करके दे देगा उसके लिए मॉडल क्लासेस। जैसे मेरे केस में मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास आ रहा है लिस्ट ऑफ रिजल्ट। तो बेसिकली ये लिस्ट ऑफ मूवी है। इस रिजल्ट के अंदर हमारे पास होगा उस मूवी का इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पर इस क्लास के नेम को कर देता हूँ चेंज, ताकि ये मुझे थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे। तो मैं इसका नाम देता हूँ मूवी, ठीक है। तो अभी के टाइम पे हमारा जो मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स है उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट ऑफ मूवी। और मैं इस स्पेलिंग को थोड़ा सही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। दैट मीन्स अभी के टाइम पे हम जो जेसन आ रहा है हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना मॉडल रिस्पॉन्स क्रिएट कर लिया है सक्सेसफुली। तो अब हम लोग यहाँ पर सेटअप करेंगे अपने रेट्रोफिट को। तो रेट्रोफिट एक HTTP क्लाइंट है और इसकी हेल्प से हम लोग सर्वर से अपने HTTP मेथड को परफॉर्म करते हैं। तो हमारे केस में हम दोनों बार सर्वर से डेटा को लाने का काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये HTTP का गेट मेथड है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक क्रिएट करेंगे पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे। इस नेटवर्क के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक इंटरफेस जिसका हम लोग नाम देंगे API सर्विस। तो इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन हमारा रेट्रोफिट हमको लिख के देता है, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जिसका होगा गेट मूवी लिस्ट और ये हमको रिटर्न करेगा
जो हमारा रिस्पॉन्स है तो हमने उसका मॉडल यहाँ पर बना रखा है विच इज़ मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमको यहाँ पर रिटर्न करेगा। लेकिन रेट्रोफिट को कैसे पता कि ये कौन सा रिक्वेस्ट है या फिर किस तरह का मेथड हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास होता है एनोटेशन। तो हमारे केस में वो होगा गेट, क्योंकि हम लोग चीज़ों को केवल और केवल सर्वर से लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एंड पॉइंट डालनी पड़ती है। तो हम लोग चलेंगे अपने उस पर्टिकुलर API पे विच इज़ दिस वन। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और चलूँगा अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, थोड़ा हमें रेफरेंस लेने में आसानी मिलेगी। तो ये पार्ट हो गया हमारा बेस URL एंड जो बचे हुए पार्ट हुए वो हो गया हमारा एंड पॉइंट। तो बेसिकली मैं इसको कॉपी करके और अपने गेट में यहाँ पर डाल दूंगा, क्योंकि ये हमारा है एंड पॉइंट 3 से लेकर पॉपुलर तक। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी चीज़ें होती हैं वो होती हैं क्वेरी। तो क्वेरी को ऐड करने के लिए अपने लिंक में हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं क्वेरी एनोटेशन का। इसके अंदर जो हमारा क्वेरी का नाम है विच इज़ API की, इसको यहाँ पर भेज देंगे एंड जो इसकी वैल्यू होनी है उसको हम लोग यहाँ पर एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली हमारा ये गेट रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने मूवी डेटा सोर्स में एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा इस API सर्विस को। इसके अंदर हमारे पास फंक्शन होगा जिसका नाम होगा गेट मूवी लिस्ट और ये बेसिकली हमको हमारा API सर्विस का यूज़ करके कॉल करेगा इसके गेट मूवी लिस्ट को। और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट है API की। सो API की मैं यहाँ पर एम्प्टी फ़िलहाल के लिए पास कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मूवी डेटा सोर्स के अंदर का जो मेथड है वो। नाउ हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने रिपोजिटरी में एंड यहाँ पर एक और हम लोग फंक्शन बनाएंगे गेट मूवी लिस्ट नाम से एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा हमारे पास रिसोर्स एंड रिसोर्स के अंदर हम यहाँ पर भेजने वाले हैं लिस्ट ऑफ मूवी को। तो ये इसका होगा रिटर्न टाइप। तो हम लोग क्रिएट करेंगे इस रिसोर्स क्लास को। हमारे पास डेटा आ रहा है तो वो सक्सेस का स्टेट है, यदि हमारे पास कोई एरर आ रहा है तो वो एरर का स्टेट है, या फिर हमारे पास अभी डेटा सर्वर से आने वाला है तो उस केस में हमारे पास जो स्टेट होगा वो होगा लोडिंग का। तो इस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस रिसोर्स का यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक पैकेज बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे कॉमन, क्योंकि ये सबको अवेलेबल होगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देने वाले हैं रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेनरिक होता है। तो यहाँ पर मुझे टाइप पास करना होगा T एंड इसके अंदर हमारे पास होता है T। ठीक है, ये हमारा हुआ नल। तो ये बेसिकली डेटा होगा एंड सेकेंड इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है मैसेज। तो सपोज़ कोई एरर आती है तो उस केस में हमें मैसेज पास करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने मैसेज यूज़ किया है और ये भी होगा नल। अब इसके अंदर जितने भी आप स्टेट क्रिएट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लाइक मेरे केस में हमारा जो पहला हुआ वो हुआ लोडिंग का केस। ठीक है, इसके अंदर हमें कोई चीज़ पास नहीं करनी है और इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अपने इस रिसोर्स से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लोडिंग का केस। सेकंड हमारे पास हुआ सक्सेस का केस। मान लो डेटा हमारे पास हमारे रिमोट डेटा सोर्स से आ चुका है, तो उस केस में हमें इस डेटा को पास करना होगा। तो वो हम इस क्लास के अंदर पास करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज को एक्सटेंड करेंगे और डेटा की जगह हम लोग अब के टाइम पास करेंगे ये डेटा जो हमें यहाँ पर से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सक्सेस का केस। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह हमारे पास होगा एरर का केस। एरर टाइप T एंड यहाँ पर मुझे भेजना है मैसेज। ये एक्सटेंड करेगा हमारे रिसोर्स को और यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो हमें पास करना होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग अपने स्टेट जितने भी हमारे स्टेट हैं यहाँ पर उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। लाइक लोडिंग के लिए हमने एक अलग स्टेट बना ली है, सक्सेस के लिए एक अलग स्टेट बना ली है, एरर के लिए एक अलग स्टेट बना ली है। ठीक है, तो हम लोग इनका यूज़ करके प्रॉपरली ये बता सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो स्टेट है वो क्या है। तो इसका यूज़ चलिए करते हैं अपने मूवी रिपोजिटरी में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसको यहाँ पर करने वाला हूँ इंपोर्ट एंड उसके अंदर अब हम लोग यहाँ पर यूज़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे ट्राई कैच का, क्योंकि ये एक नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल है और नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल में एक्सेप्शन अराइज हो सकते हैं। लाइक मान लो आपके पास नेटवर्क ही नहीं हो तो उस टाइम पे IO एक्सेप्शन जनरेट होगी, तो क्रैश ना हो इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं ट्राई कैच का। ठीक है, तो यदि कोई एक्सेप्शन अराइज होती है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिसोर्स और इसका जो एरर है उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। इसमें मैसेज भेजना होगा तो इस एक्सेप्शन के अंदर हमारे पास मैसेज होता है, इसको हम लोग स्ट्रिंगिफाई करके इसमें भेज देंगे। ठीक है, और सेकंड
हमारे जो ट्राई के अंदर होने वाला है वो ये होने वाला है, यदि हमारा जो डेटा है वो हमें मिल गया तो वो सक्सेस का स्टेट है, और उस केस में हम अपने डेटा को भेज देंगे। तो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? डेटा हमें मिलता है अपने डेटा सोर्स से। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक उसका वेरिएबल चाहिए, तो प्राइवेट वैल मूवी डेटा सोर्स, तो उसका यूज़ अब हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो हम लोग यूज़ करेंगे मूवी डेटा सोर्स डॉट गेट मूवी लिस्ट का। जैसे यदि हमारा सक्सेस का केस होता है तो हम मूवी की लिस्ट रिटर्न करते हैं, यदि हमारा एरर आता है तो उस केस में हम एक्सेप्शन का मैसेज रिटर्न करते हैं। तो इसके ट्राई के आगे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे रिटर्न कीवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी एरर देखने को मिल रही है, तो वो ये है कि रिक्वायरमेंट हमारी है लिस्ट ऑफ मूवीज़ की, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिटर्न में दे रहे हैं मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इसके लिस्ट को यहाँ पर भेजना है, तो वो हमें मिलेगा रिजल्ट्स के अंदर। तो इस तरह से हमने अपना रिपोजिटरी को कर लिया है कंप्लीट। सो अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने यूआई लेयर की तरफ। तो यूआई लेयर में हम लोग चलेंगे अपने मूवी व्यू मॉडल में, और इस पर्टिकुलर क्लास को व्यू मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक्सटेंड करना होगा इसको व्यू मॉडल से। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे गेट मूवी लिस्ट नाम से, एंड इसको हम लोग लॉन्च करेंगे विद इन व्यू मॉडल स्कोप। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिपोजिटरी का फंक्शन है वो एक सस्पेंडेबल फंक्शन है। सस्पेंड फंक्शन को हम लोग केवल और केवल कोरोटीन के अंदर से ही लॉन्च कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारा जो व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च होता है ये होता है मेन थ्रेड पर, तो मैं इसको यहाँ पर ले जाऊँगा अपने डिस्पैचर डॉट आईओ पर। ठीक है, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा डोंट वरी, आप केवल इसको यूज़ कर लेना। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे अपने उस रिपोजिटरी की गेट मूवी लिस्ट मेथड को। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पर उसकी एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। सो प्राइवेट वैल मूवी रिपोजिटरी। ठीक है, तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर कर लेंगे मूवी रिपोजिटरी डॉट गेट मूवी लिस्ट, एंड इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, वो बेसिकली है एक रिसोर्स। तो रिसोर्स के अंदर हमारे पास 3 तरीके के क्लास हैं, लोडिंग है, सक्सेस है एंड एरर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका हम लोग नाम देते हैं रिजल्ट, और इसमें इस रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक व्हेन एक्सप्रेशन का यूज़ करूँगा और उसमें इस रिज़ल्ट को भेज दूँगा। अब मैं इस रिज़ल्ट के टाइप के बेसिस पर यहाँ पर चीज़ें जज करूँगा, लाइक यदि वो लोडिंग है तो हमें क्या करना है, यदि वो सक्सेस है तो हमें क्या करना है, और यदि वहाँ पर एरर आई हुई है तो हमें क्या करना है। ठीक है, तो लोडिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो यहाँ पर मूवी रिपोजिटरी में इसका यूज़ किया है उसमें केवल और केवल सक्सेस या फिर एरर को रिटर्न किया है। तो यहाँ पर इस टाइप को यूज़ करना मतलब कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि ये कभी कॉल होगा नहीं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पर एक एल्स ब्रांच बना के छोड़ देता हूँ ताकि हमारा यहाँ पर एरर ना आए। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ स्टेट सक्सेस का और एरर का। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने व्यू मॉडल में एक वेरिएबल बनाते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने यूआई एलिमेंट में, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था। सो उसको करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ मूवी लिस्ट, और इसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ म्यूटेबल स्टेट ऑफ। क्योंकि म्यूटेबल स्टेट ऑफ इसलिए क्योंकि जब भी इसमें चेंज होगा तो हमारा जो कंपोजेबल होगा वो अपने आप को रिकम्पोज करेगा, सो दैट उसका जो ट्री है वो अपडेटेड रहे। इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ म्यूटेबल स्टेट ऑफ, एंड इसके अंदर हमें यहाँ पर वैल्यू भेजनी होती है जिसका टाइप आप बनाना चाहते हो इस म्यूटेबल स्टेट ऑफ को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया डेटा क्लास क्रिएट करूँगा जो कि हमारे स्टेट को होल्ड करेगा। सो मैं इस यूआई लेयर के अंदर ही एक नया क्लास बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी स्टेट होल्डर। तो ये होगा हमारे पास एक डेटा क्लास। इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल होगा इस लोडिंग जो कि एक बुलियन होगा, इनिशियलाइज करूँगा मैं इसको फॉल्स से। सेकंड है हमारे पास डेटा जिसका टाइप होगा लिस्ट ऑफ मूवी, क्योंकि यही हमें रिसीव हो रहा है, एंड इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा नल से। ठीक है, लास्टली हमारे पास यहाँ पर है एरर। तो यदि कोई एरर आती है तो उसको मैं यहाँ पर टाइप देता हूँ स्ट्रिंग और इनिशियलाइज कराता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने मूवी व्यू मॉडल के इस म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर। तो मैं यहाँ पर पास करूँगा मूवी स्टेट होल्डर। ठीक है, तो इस वेरिएबल का अब यूज़ करूँगा मैं यहाँ पर इस रिज़ल्ट के अंदर। तो यदि मान लो सक्सेस का केस है तो क्या होना चाहिए, तो हमारा जो मूवी लिस्ट का वैल्यू है उसमें हम लोग यहाँ पर भेजेंगे अपने इस मूवी स्टेट होल्डर को, एंड
जो इसका डेटा होगा तो इसके अंदर जाएगा क्या, इसके अंदर जाएगा हमारे रिजल्ट का डेटा, ठीक है। क्योंकि सक्सेस का स्टेट है, हमें डेटा मिल चुका होगा तो इसलिए हम इसको यहाँ पर पास कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एरर की, तो मूवी लिस्ट के वैल्यू में हम लोग एक नया मूवी स्टेट होल्डर डालेंगे जिसमें हमारे पास है एरर। तो ये एरर मैसेज आएगा हमारे इस रिजल्ट के मैसेज से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो ये इम्प्लीमेंटेशन है ये कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कुछ सजेशन मिल रही है तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो बेसिकली इसने इसको ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन है हमारे व्यू मॉडल का वो होता है कंप्लीट। तो इसको मुझे कॉल करना होगा कहीं पर, तो मैं इसको बेस्ट प्लेस मानता हूँ कॉल करने का इनिट ब्लॉक के अंदर। सो गेट मूवी लिस्ट को मैंने कॉल किया एंड उससे पहले मैं अपना जो मूवी लिस्ट का वैल्यू है इसमें एक नया मूवी स्टेट होल्डर डालता हूँ जिसमें मैं इस लोडिंग को करता हूँ ट्रू, ठीक है। तो जैसे हमारा व्यू मॉडल इनिशलाइज होगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जिसमें सबसे पहला काम ये होगा कि मूवी लिस्ट के अंदर जो हमारा लोडिंग का स्टेट है वो हो जाएगा ट्रू। दैट मीन्स हम अपने कंपोजेबल में अभी के टाइम पे प्रोग्रेस बार वगैरह को शो कर सकते हैं। उसके बाद हमें कॉल होगा हमारा गेट मूवी लिस्ट, जिसमें हमें सक्सेस भी हो सकता है, हमें एरर भी आ सकता है। दोनों केस को हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर लेंगे। हमारा यहाँ पर व्यू मॉडल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डैगर हिल्ट को, विच इज़ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क फॉर एंड्रॉयड। तो चलिए उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा। इसका मैं नाम दूंगा DI और इसके अंदर हम सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक नया क्लास क्रिएट करना पड़ेगा जिसका हम लोग नाम देंगे बेस एप्लीकेशन। तो ये क्लास को हम लोग बेसिकली एक्सटेंड करते हैं एप्लीकेशन से, ठीक है। इसको हम लोग एनोटेट करेंगे हिल्ट एंड्रॉयड ऐप से और उसके बाद इस बेस एप्लीकेशन को हम लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट में जाके कर लेंगे रजिस्टर, ठीक है। इतना करते ही हुआ क्या कि आपके प्रोजेक्ट में डैगर हिल्ट कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। जो इसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट है, जो इसको कोड जनरेट करना है वो सब ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। आपको बस इतना चीज़ ही करना है, ओके। इसके बाद अब हम लोग ये देखते हैं कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे अपने इस मूवी डेटा सोर्स में। मूवी डेटा सोर्स का जो डिपेंडेंसी है वो है ये API सर्विस। तो बेसिकली हम लोग करते क्या, हम लोग इस डिपेंडेंसी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब यदि हमें ये मूवी डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसकी डिपेंडेंसी API सर्विस है, तो इस API सर्विस को प्रोवाइड करने का काम हमारा जो डैगर हिल्ट है या फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है वो कर देता है। इसकी हेल्प से बेसिकली आपको बार बार अगर यदि ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो बार बार आपको इस API सर्विस को क्रिएट नया नहीं करना पड़ेगा। आपके पास एक मैकेनिज्म है जो आपको ये चीज़ दे रहा है, आप उससे इस API सर्विस को ले लो और मूवी डेटा सोर्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये काम करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे ऐप मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हम लोग वो जो डिपेंडेंसी प्रोवाइड करने का काम होता है वो करते हैं। इसके ऊपर हमें यहाँ कुछ एनोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है लाइक इंस्टॉलिंग। तो ये बेसिकली इसके स्कोप को डिसाइड करता है कि कब तक ये आपका ऐप मॉड्यूल रहेगा। जैसे हमारे केस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सिंगलटन कंपोनेंट। सिंगलटन कंपोनेंट हमारा जो है वो एप्लीकेशन लेवल का है। जब तक हमारा ऐप एग्जिस्ट करेगा तब तक ये ऐप मॉड्यूल भी एग्जिस्ट करेगा। और क्योंकि ये एक मॉड्यूल है तो डैगर हिल्ट को हमें बताना पड़ेगा कि ये एक मॉड्यूल है, आप इसका यूज़ करो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर मॉड्यूल एनोटेशन डालना पड़ता है। तो सबसे पहले काम हम लोग ये करते हैं कि हम लोग अपने API सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि API सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन लिखता है रेट्रोफिट। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे प्रोवाइड एनोटेशन का, और प्रोवाइड एनोटेशन से ही पता पड़ता है कि डैगर हिल्ट को ये डिपेंडेंसी हम लोग दे रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे प्रोवाइड रेट्रोफिट। तो ये फंक्शन हमें रिटर्न में देगा रेट्रोफिट, रिटर्न रेट्रोफिट बिल्डर। और इस रेट्रोफिट में हमें भेजना होता है बेस URL। तो बेस URL मैंने आपको API सर्विस में बता रखा है। हम लोग का जो बेस URL है वो है यहाँ इस ऑर्ग तक। तो इसको कर लो कॉपी एंड चलो अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऐप मॉड्यूल के अंदर और यहाँ पर अपना बेस URL भेज दो। नेक्स्ट इसमें आपको भेजना होता है कन्वर्टर फैक्ट्री। तो जब भी हमें सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो वो जेसन फॉर्मेट में होता है। तो वो जेसन से हमारे इस मॉडल क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस कन्वर्टर फैक्ट्री का। हमारे केस में हम यूज करेंगे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट को। तो ये एक रिटर्न में देगा हमें जीसन का ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने उस जेसन को कन्वर्ट कर सकते हैं इस मॉडल क्लास में, विच इज मूवी लिस्ट रिस्पॉन्स। एंड लास्टली इसको बिल्ड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रेट्रोफिट यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें चाहिए API
सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन। तो उसके लिए हम लोग एक नया प्रोवाइड फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें प्रोवाइड करेगा API सर्विस। और API सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमें रेट्रोफिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें हम लोग भेज देंगे रेट्रोफिट। और ये रेट्रोफिट कहाँ से मिलेगा? ये रेट्रोफिट हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है उसको अभी पता है कि उसको क्रिएट कैसे करना है, तो वो यहाँ से इसको क्रिएट करके इस फंक्शन के अंदर भेज देगा। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा API सर्विस। सो मैं यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा और अपने इस रेट्रोफिट के क्रिएट मेथड को यूज़ करके बेसिकली अपने API सर्विस को कर लूँगा क्रिएट। तो इस तरह से बेसिकली अभी के टाइम पे हमारा जो API सर्विस है वो हमारा डाइगर हिल्ट हमको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो चलेंगे अपने मूवी डेटा सोर्स में और अब हम इस मूवी डेटा सोर्स की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस मूवी रिपोजिटरी का जो डिपेंडेंसी है वो खुद एक मूवी डेटा सोर्स है, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग अगेन चलेंगे अपने ऐप मॉड्यूल में और यहाँ पर एक नया प्रोवाइड फंक्शन लिखेंगे जो कि इस बार प्रोवाइड करेगा हमारे पास डेटा सोर्स। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है API सर्विस, तो ये हम इसको डाल देंगे और यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप होगा हमारे पास मूवी डेटा सोर्स, तो मूवी डेटा सोर्स। एंड यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और मूवी डेटा सोर्स के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है API सर्विस की, तो API सर्विस हम यहाँ पर से भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब हम अपने रिपोजिटरी को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने व्यू मॉडल में। तो व्यू मॉडल में अभी इसकी डिपेंडेंसी क्या है? इसकी डिपेंडेंसी है मूवी रिपोजिटरी। तो मूवी रिपोजिटरी हमारा ऐप मॉड्यूल नहीं जानता कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए अगेन हम लोग यहाँ पर एक नया प्रोवाइड फंक्शन लिखेंगे, प्रोवाइड मूवी रिपोजिटरी डेटा सोर्स, विच इज़ मूवी डेटा सोर्स। और इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर होने वाला है मूवी रिपोजिटरी। तो यहाँ पर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इस मूवी रिपोजिटरी को क्रिएट करके इसके अंदर भेज देंगे अपने डेटा सोर्स को। दैट मीन्स हमारा डाइगर हिल्ट अभी इंजेक्ट कर सकता है हमारे इस मूवी रिपोजिटरी को। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने व्यू मॉडल में। तो यहाँ पर अभी के टाइम पे रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर सकता है हमारा डाइगर हिल्ट, लेकिन उसको बताने के लिए कि आपको इस व्यू मॉडल या फिर मूवी व्यू मॉडल में उसको इंजेक्ट करना है, यहाँ पर हमारे पास व्यू मॉडल के लिए एक स्पेशल एनोटेशन होता है, हिल्ट व्यू मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को परफॉर्म करना है, तो मैं यूज़ करूँगा इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसकी हेल्प से बेसिकली होगा क्या कि हमारा जो रिपोजिटरी है मूवी रिपोजिटरी, ये इसमें सक्सेसफुली इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस इंजेक्ट एनोटेशन का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, क्योंकि हम इस चीज़ को कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर रहे हैं। एंड ये एनोटेशन यहाँ पर यूज़ होता है केवल ये बताने के लिए डाइगर हिल्ट को कि ये एक व्यू मॉडल क्लास है। तो अभी के टाइम पे आपका जितनी भी डिपेंडेंसी है वो हमारा डाइगर हिल्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरह से हमारा जो मूवी व्यू मॉडल का काम है विथ डाइगर हिल्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अपने इस मूवी लिस्ट स्क्रीन में और यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होगी अपने व्यू मॉडल की, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ व्यू मॉडल और इसको इनिशियलाइज करता हूँ हिल्ट व्यू मॉडल की हेल्प से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से बेसिकली हमारा जो ये मूवी व्यू मॉडल है ये इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका हम लोग नाम देंगे रिज़ल्ट, और ये रिज़ल्ट हम लोग इनिशियलाइज कराएंगे अपने व्यू मॉडल के मूवी लिस्ट के वैल्यू से। रिज़ल्ट को चेक करेंगे, तो इस रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास है इज़ लोडिंग। तो इज़ लोडिंग ट्रू है, दैट मीन्स आपको प्रोग्रेस बार को शो करना है। तो प्रोग्रेस बार को शो करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगा। ठीक है, तो इसमें मैं मॉडिफायर की हेल्प से सबसे पहले तो अपने पूरे साइज़ को ऑक्यूपाई करूँगा, फिर उसके बाद इसका जो कंटेंट अलाइनमेंट है उसको मैं सेंटर में डालूंगा। इसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। यदि हमारे पास एरर आ गई तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिज़ल्ट के एरर का, और यदि ये ब्लैंक नहीं होगा दैट मीन्स हमारे पास कोई एरर आई है। तो एरर के केस में हम क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स को हम लोग पूरा एरिया ऑक्यूपाई करने देंगे। ठीक है, फिल मैक्स साइज। फिर कंटेंट अलाइनमेंट को हम लोग कर देंगे सेंटर में, एंड इस बॉक्स स्कोप के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक टेक्स्ट, एंड इस टेक्स्ट में हम लोग हमारा जो मैसेज मिलेगा हमारे इस रिज़ल्ट के अंदर उसको इसमें शो कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिज़ल्ट के एरर का। ठीक है, तो उसमें बेसिकली मैसेज ही होगा हमारा। तो ये दो केस हो गया हमारा लोडिंग का केस और एरर केस। अब हम लोग एक्चुअली में हैंडल करेंगे जब हमारे पास डेटा हमें
मिल रहा हो। तो वो केस को हम लोग डिसाइड करने के लिए यूज़ करेंगे अपने रिजल्ट के डेटा का। तो डेटा को हमने बाय डिफ़ॉल्ट नल रखा था, यदि ये नल नहीं होगा दैट मीन्स हमारे पास डेटा आ चुका है। इसके अंदर हम लोग यूज़ करने वाले हैं लेज़ी कॉलम को। एंड लेज़ी कॉलम के अंदर जैसे आपको पता है हमें यहाँ पर कंटेंट डालना होता है, तो मैं कंटेंट को ना डाल के मैं यहाँ पर एक पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को ओपन कर ले रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं यूज़ कर लूँगा आइटम्स को। ठीक है, इस आइटम में मैं अपना जो रिज़ल्ट है उसका डेटा यहाँ पर भेज दूँगा। तो वो बेसिकली क्या है, वो है लिस्ट ऑफ मूवी। तो इसके अंदर मुझे एक एक मूवी मिलेगी और उसको मैं बेसिकली करने वाला हूँ रेंडर अपने स्क्रीन पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक आइटम बनाता हूँ, इसका हम लोग नाम देंगे मूवी आइटम, और इसके अंदर हम लोग भेज देंगे उस पर्टिकुलर मूवी को। ये कंपोजेबल होगा, इसको हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिंक इमेज का। तो ये एसिंक इमेज आएगा हमारे उस कॉइल लाइब्रेरी से। तो मैं आपको दिखा दूँ, हम लोगों ने इसको ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इससे हमारा जो एसिंक इमेज है वो आ रहा है। इस मॉडल के अंदर हमें बेसिकली भेजना होगा जो भी इमेज URL है उसको। तो हमारे केस में जो हमें यहाँ पर मिलता है URL वो बेसिकली होता है एक पोस्टर का पाथ। कंप्लीट URL करने के लिए आपको बेसिकली यहाँ पर यूज़ करना होगा ये URL को। तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था। इसके आगे आप सिंपली अपेंड कर दोगे पोस्टर के पाथ को, तो आपका जो इमेज है उसका URL आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको एक स्ट्रिंग के अंदर पास करता हूँ एंड यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ it डॉट पोस्टर पाथ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है कंटेंट डिस्क्रिप्शन, तो मैं उसका नल डालता हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगा मॉडिफायर का। सो मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ एंड इसका जो हाइट है वो हाइट मैं यहाँ पर देने वाला हूँ 220 dp। ठीक है, एंड उसके बाद मैं इसका जो आप बोल सकते हो कंटेंट स्केल है उसको डिसाइड करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कंटेंट स्केल इसका जो है वो क्रॉप हो। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली चाहिए। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी इसको पैडिंग देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें ये देखने में ठीक लगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पैडिंग, और मैं केवल वर्टिकल पैडिंग दूंगा यहाँ पर 4 dp की। ओके, तो इस तरह से हमारा जो मूवी आइटम है वो भी क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग इस मूवी लिस्ट स्क्रीन को कॉल करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। तो यहाँ पर गेटिंग की जगह मैं कॉल कर लूँगा इस चीज़ को, इंपोर्ट करता हूँ इसको। एंड वन मोर थिंग, आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा एनोटेशन एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस मूवी लिस्ट स्क्रीन के अंदर यूज़ कर रहे हैं इस हिल्ट व्यू मॉडल को। ये हमारे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ये बताता है कि हम लोग इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये एनोटेशन डालनी है। एंड इसके अलावा आपको जाना होगा अपने मैनिफेस्ट में और यहाँ पर लेना होगा इंटरनेट के लिए परमिशन, क्योंकि बिना उसके परमिशन के आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे एंड आपका जो एप्लीकेशन है वो क्रैश होगा। अब मैं इस ऐप को करने वाला हूँ रन। ऐप हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, और यहाँ पर हमारे पास आया है HTTP 401। इस मूवी रिपोजिटरी में याद हो तो हमने यहाँ पर पास नहीं किया था इस API की को, तो इस API की को आप अपना पास करना, मैं अपना पास कर रहा हूँ। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल एग्जीक्यूट हो रही हैं और ये हमारे पास मूवी की इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। जब भी आप किसी पर्टिकुलर मूवी पर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस चीज़ को करने के लिए हमें चाहिए नेविगेशन, और नेविगेशन को हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करेंगे और कंप्लीट करने वाले हैं इस इम्प्लीमेंटेशन को। नेविगेशन को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक इमेज बनाई हुई है। तो ये इमेज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पूरे नेविगेशन में जितनी चीज़ें होती हैं सबको। तो नेविगेशन के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं मेनली। नेविगेशन होस्ट होता है, नेविगेशन ग्राफ होता है और नैप कंट्रोलर होता है। तो नेविगेशन होस्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस ब्लू रेक्टेंगल को। तो ये बेसिकली हमें एक प्रोवाइड करता है कंटेनर। नाम से आपको पता चल रहा होगा नैव होस्ट, मतलब ऐसा चीज़ जो हमारे नेविगेशन को होस्ट करे। तो ये कंटेनर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नैव होस्ट को, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं अपने नेविगेशन ग्राफ को होस्ट करने के लिए। अब नेविगेशन ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है इस ऑरेंज वाले रेक्टेंगल से। नेविगेशन ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं डेस्टिनेशन। तो हमारे केस में यहाँ पर 2 डेस्टिनेशन है, मूवी लिस्ट स्क्रीन, मूवी डिटेल स्क्रीन। इस डेस्टिनेशन को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग राउट से। अब राउट क्या है, जैसे मान लो आप गूगल खोलते हो तो क्या लिखते हो उसमें google.com, याहू खोलते हो तो yahoo.com। तो मतलब वो जो लिंक है ना वो बेसिकली एक राउट है जो कि यूनिकली पॉइंट आउट करता है हमारे उस पर्टिकुलर पेज को। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी है, हमारे पास यहाँ पर है ये जैसे मूवी डिटेल स्क्रीन, तो मैंने इसका राउट मान लो रख दिया मूवी डिटेल। तो अब इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का जो यूनिक राउट है वो है डिटेल स्क्रीन, और इस
उसी तरह से हम लोग इसका भी एक यूनिक राउट दे सकते हैं। तो राउट से बेसिकली डिसाइड होता है कि हम लोग एक्चुअली में किस स्क्रीन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। नैव कंट्रोलर यहाँ पर क्या करता है, नैव कंट्रोलर नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे नेविगेशन को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम लोग नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमें मूवी लिस्ट स्क्रीन से जाना है मूवी डिटेल स्क्रीन पर, तो हम लोग यहाँ पर इस नैव कंट्रोलर का यूज़ करके उस राउट को पॉइंट आउट करेंगे जहाँ पर हमें नेविगेट करना है, और ये पर्टिकुलर नैव कंट्रोलर हमें नेविगेट करके उस स्क्रीन पर ला के खड़ा कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक सा सेटअप है हमारा नेविगेशन के लिए। ओके, अब ये नेविगेशन ग्राफ जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको एक मिलता है। यदि हम लोग नेविगेशन ग्राफ को एक्सप्लिसिटली क्रिएट नहीं करते हैं तो हमारे पास एक नेविगेशन ग्राफ होता है, उसके अंदर ही हमारे जितने डेस्टिनेशन आप ऐड करते जाओगे वो ऐड होता जाएगा। मैं अपने एप्लीकेशन को स्केल अप करना चाहता हूं और इसी मूवी डिटेल स्क्रीन एप्लीकेशन में ही मैं ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो उसमें ऑथेंटिकेशन में हमारे पास 2 स्क्रीन होंगे, लॉगिन के लिए, साइन अप के लिए। आपने लॉगिन और साइन अप के डेस्टिनेशन को भी इसी नेविगेशन ग्राफ के अंदर डाल दिया तो थोड़ा सा सेपरेशन ऑफ कंसर्न में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप सेपरेट नहीं कर पाओगे चीजों को। इसी एप्लीकेशन में और स्केल अप करना चाहते हो तो उसके डेस्टिनेशन भी आप इसी नेविगेशन ग्राफ के अंदर डाल दोगे, विच इज वेरी बैड। तो इस चीज को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए कैसे हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे नेविगेशन ग्राफ बनाते हैं जो कि बेसिकली एक फीचर के लिए होते हैं। लाइक हमारे केस में हमने ऑथेंटिकेशन को अपने इस एप्लीकेशन में इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए हम एक अलग नैव ग्राफ बना देंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे वाला नेविगेशन ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ऑथेंटिकेशन को, और ये पीछे वाला नेविगेशन ग्राफ हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारा पुराना वाला एप्लीकेशन था, विच इज़ मूवी डिटेल स्क्रीन। मतलब यहाँ पर होगा मूवी लिस्ट स्क्रीन, यहाँ पर होगा मूवी डिटेल स्क्रीन। तो अब हमारा नेविगेशन ग्राफ हो चुका है 2। दैट मीन्स हम नेविगेशन ग्राफ में भी अब नेविगेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं, नैव कंट्रोलर की हेल्प से कर सकते हैं। नैव कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट क्या होती है नेविगेशन कराने के लिए, राउट की। अब के टाइम पे हमारे पास इस नेविगेशन ग्राफ के लिए भी राउट होंगे, इस नेविगेशन ग्राफ के लिए भी राउट होंगे और इस स्क्रीन के लिए भी राउट्स होंगे। अब आप नेविगेशन कंट्रोलर की हेल्प से नेविगेशन ग्राफ में भी नेविगेट कर सकते हो, और इस तरह के नेविगेशन को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड नेविगेशन। तो ये बेसिकली एक आइडिया है कि नेस्टेड नेविगेशन क्या होता है और किन केसेस में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। यदि आपको इसको कंप्लीट डिटेल में समझना है इलिस्ट्रेशन के साथ, तो मेरे इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसमें मैंने जेटपैक कंपोज के नेस्टेड नेविगेशन को बताया हुआ है आपको। ओके, तो हमारे केस में हम लोग इस पर्टिकुलर केस का यूज़ करेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग परफॉर्म करेंगे अपने नेविगेशन को अपने मूवी डिटेल स्क्रीन में। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोजेक्ट में सबसे पहले हमें यहाँ पर build.gradle module ऐप लेबल फाइल में आना है और यहाँ पर ऐड करना है ये डिपेंडेंसी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें जो हमें नेविगेशन करने के लिए चाहिए उसको हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे अपने इस पर्टिकुलर पैकेज में और यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक नया पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे नेविगेशन। और इस नेविगेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक फाइल जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी नेविगेशन। और ये एक फाइल होगा, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक कंपोजेबल बनाएंगे जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी नेविगेशन। एंड यहाँ पर हम लोग पास करेंगे नैव होस्ट कंट्रोलर को। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने नैव होस्ट में, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है नैव कंट्रोलर की। तो उस केस में हम यहाँ पर इसको पास कर देंगे नैव होस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पर हम ग्राफ नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ पर पास करेंगे स्टार्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर आप उस राउट को भेजोगे जिस स्क्रीन को आप पहली बार में शो करना चाहते हो जब आप इस पर्टिकुलर मूवी नेविगेशन का यूज़ करो। तो अभी के टाइम पे हम यहाँ पर एम्प्टी भेजते हैं और राउट वगैरह को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम लोग एक नया सील्ड क्लास क्रिएट करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली अपने राउट्स को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। पहले राउट को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक सील्ड क्लास जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी नेविगेशन आइटम। ठीक है, ये एक सील्ड क्लास होगा और इसके अंदर हमारे पास होगा राउट विच इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर हम लोग बेसिकली यूज़ करने वाले हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारे मूवी लिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट होगा हमारे मूवी नेविगेशन आइटम का और इसके अंदर हमें भेजना होगा राउट। तो राउट एज अ स्ट्रिंग हम यहाँ पर भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा राउट देता हूँ मूवी लिस्ट। ओके, तो मैं इसको Ctrl+D प्रेस करता हूँ डुप्लीकेट करने के लिए एंड यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ मूवी डिटेल्स से और यहाँ पर इस बार हमारा जो राउट होगा वो होगा मूवी डिटेल्स। ओके, तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे राउट्स को। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने इस मूवी नेविगेशन में। तो स्टार्ट डेस्टिनेशन मतलब किस स्क्रीन को आप पहली बार दिखाना चाहते हो, तो इस बार हम लोग दिखाएंगे अपने मूवी नेविगेशन आइटम के
मूवी लिस्ट को, तो उसके लिए हमें उसका राउट यहाँ पर भेजना होगा। अब इसके अलावा मान लो आप किसी दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट कर गए तो राउट चेंज हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में हम अपने डिज़ायर्ड स्क्रीन को दिखाने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं इस कंपोजेबल एक्सटेंशन का। तो ये कंपोजेबल एक्सटेंशन फंक्शन हमें मिलता है इस नेविगेशन ग्राफ बिल्डर पर। एंड इसमें हम लोग सबसे पहले इस कंपोजेबल के अंदर पास करते हैं अपना राउट। तो हमारे केस में राउट क्या है, तो मूवी नेविगेशन आइटम का मूवी लिस्ट का जो राउट है, यदि ये राउट होता है उस केस में हम लोग शो करेंगे हमारा जो लिस्ट स्क्रीन है वो। सो हमारे केस में आई थिंक मैंने यहाँ पर मूवी लिस्ट स्क्रीन को बना रखी है, तो उसको हम यहाँ पर रेंडर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्क्रीन यहाँ पर है जो कि हमारे डिटेल्स के लिए है। तो मूवी नेविगेशन आइटम डॉट मूवी डिटेल्स, और यहाँ पर हम लोग उसका राउट यूज़ करेंगे। और यदि राउट हमारा इक्वल होता है इसके, तो उस केस में हम यहाँ पर रेंडर करेंगे अपने मूवी डिटेल स्क्रीन को। ठीक है, तो ये स्क्रीन अभी बनी नहीं है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग चलेंगे अपने UI लेयर लिस्ट में एंड यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक नया पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे डिटेल्स। एंड इस डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे मूवी डिटेल स्क्रीन। ओके, तो ये एक फाइल होगा जिसके अंदर हमारे पास एक कंपोजेबल होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा मूवी डिटेल स्क्रीन को, मूवी डिटेल स्क्रीन। ओके, तो नाम मैं यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ। एंड इसके अंदर हम लोग बेसिकली अभी के लिए यूज़ कर लेते हैं एक सरफेस का, ताकि हमारे पास कुछ दिखाने के लिए हो। तो मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक टेक्स्ट जो कि हमें बताएगा कि ये है मूवी डिटेल स्क्रीन। ओके, तो हमारा जो मूवी डिटेल स्क्रीन है ये भी बन चुका है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने मूवी नेविगेशन में चलता हूँ और यहाँ पर इसको कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो जैसे ही हम इस मूवी नेविगेशन का यूज़ करेंगे कहीं पर भी, तो उस केस में हमारा नेविगेशन होस्ट यहाँ पर क्रिएट होगा और उसका जो स्टार्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा ये मूवी लिस्ट का राउट। ये राउट इक्विवेलेंट है इस पर्टिकुलर राउट के। दैट मीन्स हमारा जो कंपोजेबल रेंडर होगा वो रेंडर होगा ये मूवी लिस्ट स्क्रीन। और यदि मैं यहाँ पर राउट को चेंज करके कर देता हूँ ये मूवी डिटेल का राउट, पहली बार में हमें जो स्क्रीन देखने को मिलेगी वो होगी ये स्क्रीन विच इज़ मूवी डिटेल स्क्रीन। तो ये बेसिकली इस तरह से आप नेविगेशन को सेटअप करते हो। तो मैं इमेज को ओपन करता हूँ, नैव होस्ट। तो नैव होस्ट हमारा क्या है, नैव होस्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद हमारा होता है नैव कंट्रोलर। तो नैव कंट्रोलर को हमने यहाँ पर पास किया है और इसकी हेल्प से हम लोग नेविगेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारे पास है यहाँ पर नैव ग्राफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वाले नेविगेशन ग्राफ का यूज़ किया है। यदि आपको इसके अंदर कई सारे नेविगेशन के ग्राफ क्रिएट करने हैं तो आप यहाँ पर यूज़ करोगे नेविगेशन को, और यहाँ पर आपको पास करना होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पास करना होता है इस नेविगेशन ग्राफ का स्टार्ट डेस्टिनेशन। मतलब इसके अंदर भी कई सारे डेस्टिनेशन होंगे ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पास करना होता है स्टार्ट डेस्टिनेशन। और इस नेविगेशन का भी एक राउट होगा, तो वो राउट आप यहाँ पर पास करोगे और इसके अंदर आप लोग यहाँ पर अगेन यूज़ कर सकते हो इस कंपोजेबल का जो मैंने यहाँ पर अभी यूज़ किया है, दिस वन। यहाँ पर आप राउट पास करो और उस केस में आप कौन सा स्क्रीन रेंडर करना चाहते हो वो पास करो। तो इस तरह से आपने एक सेपरेट नेविगेशन ग्राफ बना लिया है। तो इस तरह से आप कई सारे नेविगेशन ग्राफ छोटे छोटे बना सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर जो डिफॉल्ट हमें नेविगेशन ग्राफ मिलता है हम लोग उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए हम लोग को इस मूवी नेविगेशन को कॉल करना होगा अपने मेन एक्टिविटी में। तो इसको कॉल करेंगे हम लोग मेन एक्टिविटी में। तो मूवी लिस्ट स्क्रीन को हम लोग यहाँ से हटा के हमारा जो मूवी नेविगेशन है उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे। इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर नया होस्ट कंट्रोलर। तो हम लोग यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे नैव कंट्रोलर, और इसको इनिशियलाइज कराएंगे रिमेंबर नैव कंट्रोलर। और यहाँ पर हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे और सिंपली इस नैव कंट्रोलर को हम लोग इसमें भेज देंगे। एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहली स्क्रीन हमें जो देखने को मिलेगी वो होगी हमारी ये मूवी लिस्ट स्क्रीन। तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है। तो आप देख सकते हो पहली स्क्रीन हमें मूवी लिस्ट स्क्रीन देखने को मिल रही है। ओके, दैट मीन्स हमारा जो नेविगेशन का सेटअप है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ नैव कंट्रोलर को। तो नैव कंट्रोलर की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इस मूवी लिस्ट स्क्रीन पर से नेविगेट करेंगे अपने मूवी डिटेल स्क्रीन पर जब भी हम किसी इमेज पर क्लिक करेंगे। तो उसको करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा अपने मूवी लिस्ट स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर जो हमारा मूवी आइटम है इसमें हमें क्रिएट करना होगा एक इवेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए ऊपर एक फंक्शन। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन क्लिक का। एंड यहाँ पर हमारे पास होगा फंक्शन जिसके अंदर हमें पास करना होगा स्ट्रिंग, उस मूवी की आईडी, नॉट बियर की, उस मूवी की आईडी हमें यहाँ पर बेसिकली इस ऑन क्लिक के अंदर भेजनी है। तो मैं इस एसिंक इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए यहाँ पर क्लिकेबल का यूज़ करूँगा अपने मॉडिफायर में, और इस ऑन क्लिक को इन्वोक कर दूंगा जब भी कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा। अब मुझे यहाँ पर भेजना है आईडी। तो आईडी मुझे मिलेगी इस मूवी से। तो इट
डॉट ID और इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ID हमें कहाँ पर मिल जाएगी, हमें इस मूवी आइटम जहाँ हमने यूज़ किया है उसके अंदर एक ट्रेलिंग लैम्डा होगा, उसमें हमें मिल जाएगी। तो जैसे ही हमें मिलेगी हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे नैप कंट्रोलर का। तो नैप कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए हमें इस फंक्शन में इसको पास करना होगा। ठीक है, तो नैप कंट्रोलर हमने पास कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे और इस नैप कंट्रोलर का यूज़ करके हो जाएंगे नेविगेट। तो नेविगेट करने के लिए हमें पता है कि हर स्क्रीन का एक यूनिक राउट होता है, तो उस राउट का यूज़ हमें यहाँ पर करना है। तो वो राउट हमें कहाँ पर मिलेगा, वो राउट हमने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है अपने मूवी नेविगेशन आइटम के अंदर, इस मूवी डिटेल्स के राउट में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ से हमें मिल जाएगी उस डिटेल स्क्रीन की राउट। ओके, तो केवल और केवल हम लोग यहाँ पर अभी नेविगेट कर रहे हैं और ये चेक करना है कि नेविगेशन हमारा परफॉर्म होता है या नहीं। तो इस मूवी नेविगेशन के अंदर अभी के टाइम पे मुझे इस मूवी लिस्ट स्क्रीन पर अपने इस नैव होस्ट कंट्रोलर को भेजना होगा, तो वो मैं यहाँ पर भेज देता हूँ और फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा यहाँ पर ऐप रन हो रहा है। यदि मैं अवतार पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पर मूवी डिटेल स्क्रीन पर नेविगेट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने सक्सेसफुली नेविगेट कर लिया है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग जिस मूवी पर क्लिक करेंगे अपने मूवी लिस्ट स्क्रीन पर, उसकी ID को भी हम लोग भेजना चाहते हैं इस मूवी डिटेल स्क्रीन पर। तो उसको करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने मूवी लिस्ट स्क्रीन पर और यहाँ पर जो हमारा ये राउट है, इसके राउट में ऐड कर देंगे यहाँ पर छोटा सा चीज़। तो वो छोटा सा चीज़ होगा स्लैश, और हमारा जो ये स्ट्रिंग हमको मिल रहा है उसको हम लोग बेसिकली इसके आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमारा जो राउट है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। वो हो चुका है डिटेल स्क्रीन स्लैश और यहाँ पर इट, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा आर्गूमेंट या फिर हमारा ID। गेट करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने मूवी नेविगेशन में और यहाँ पर इस कंपोजेबल के अंदर हमें यहाँ पर मिलता है नेव बैक स्टैक एंट्री। तो इसका यूज हम लोग करेंगे इस ID को गेट करने के लिए। ID इट डॉट, यहाँ पर आपको आर्गूमेंट्स मिल जाएगा और इसके अंदर आप गेट कर सकते हो जो भी आपने पास किया है। तो हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास किया है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट स्ट्रिंग का, और उस केस में जो आर्गूमेंट है उसका नाम क्या है बेसिकली। तो हमारा जो राउट है, हमने यहाँ पर जो राउट को यूज़ किया है वो बेसिकली अभी के टाइम पे लिए है मूवी डिटेल्स। तो इस राउट में हम थोड़ा चीज़ें अपेंड करेंगे। तो हमने वहाँ पर क्या भेजा है, हमने भेजा स्लैश और उसके बाद एक स्ट्रिंग जो कि ID को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस ID को एज आ आर्गूमेंट बताने के लिए अपने नेविगेशन को हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर देंगे ID। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी के टाइम पे एक आर्गूमेंट की तरह एक्ट करेगा और इस की के अंदर हम भेजेंगे ID। ठीक है, तो ये ID यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी हमारे आर्गूमेंट को और इसको आपको यहाँ पर पास कर देना है, तो आपको मिल जाएगा वो ID। सो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ लॉक कैट एंड लॉक कैट करूँगा मैं अपने ID को, स्टैक को मैं कर दूँगा स्ट्रिंग में कन्वर्ट, और मैं इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करूँगा और ये चेक करूँगा कि मुझे यहाँ पर ID मिल रही है या नहीं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा मोबाइल नेविगेशन और उसके आगे ID। तो ID आपको यहाँ पर 76,600 देखने को मिल रही होगी। दैट मीन्स हमने अपने मूवी के क्लिक पर उसके ID को भी सक्सेसफुली पास कर लिया है अपने इस मूवी डिटेल स्क्रीन तक। अब हम लोग यहाँ पर मूव ऑन करेंगे और यूज़ करेंगे रेट्रोफिट का, सो दैट हम इसके पर्टिकुलर डिटेल्स को वेब सर्वर से अपने इस मोबाइल स्क्रीन पर ला पाएँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये हमारे URL डिटेल्स लाने के लिए आपको अपनी API की डालनी है और जैसे आप इंटर क्लिक करोगे आपको ये डिटेल्स मिलेगी। तो ये डिटेल्स को मैंने यहाँ पर फॉर्मेट कर लिया है अपने जेसन फॉर्मेटर में। सो ये हमारा एक्चुअली में है रिस्पॉन्स। तो मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ कॉपी, चलूँगा अपने प्रोजेक्ट में एंड यहाँ पर इस मॉडल के अंदर हम लोग यहाँ पर एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देंगे डिटेल्स, और इसके अंदर हम लोग इसके रिगार्डिंग एक नया मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो इसका मैं नाम दूंगा मूवी डिटेल्स। ठीक है, तो मूवी डिटेल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारे पास है मूवी डिटेल्स जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा एक्चुअली में है रिटर्न टाइप। इसको हम लोग क्लोज करेंगे और चलेंगे अपने API सर्विस में। ठीक है, तो ये हमारा है एक्चुअली में डिटेल्स के लिए URL। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक फंक्शन। सो ये एक गेट रिक्वेस्ट होगा। हमारे पास इतना चीज़ है बेस URL और बाकी चीज़ें हैं हमारे पास एंड पॉइंट, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास एंड पॉइंट है 3/movie/ ये जो आपको 76,600 देखने को मिल रहा है ये बेसिकली ID है। तो ये डायनेमिक होगा, तो इसको डायनेमिकली पास करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इस ID को एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा API की जो कि क्वेरी है। तो क्वेरी को हम लोग इस सस्पेंड फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे। सो गेट मूवी
डिटेल्स। सबसे पहले इस आईडी को हमें पास करना है, तो उस आईडी को डायनेमिकली पास करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पाथ का और यहाँ पर भेजेंगे आईडी। तो मेक श्योर करें जो नाम आपने यहाँ दिया है वही एग्जैक्ट नाम आप यहाँ पर दें और इसको हम लोग डायनेमिकली भेजेंगे। सेकंड, हमारे पास एक क्वेरी जिसमें हमें भेजना है अपनी एपीआई की, तो एपीआई की ओके। और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो होगा मूवी डिटेल्स। अब इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने डेटा सोर्स में एंड यहाँ पर एक सस्पेंड फंक्शन बनाएंगे गेट मूवी डिटेल नाम से। इसके अंदर भेजेंगे आईडी जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग और हम लोग यूज़ करेंगे एपीआई सर्विस के गेट मूवी डिटेल्स का और अपनी आईडी यहाँ पर भेज देंगे। इस डेटा सोर्स का यूज़ हम लोग करने वाले हैं अपने मूवी रिपोजिटरी में, लेकिन मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है। आई थिंक मैंने अपनी एपीआई की पास नहीं की, तो एपीआई की यार अपनी पास करना आप। मूवी रिपोजिटरी में हम लोग चलेंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे सस्पेंड फंक्शन गेट मूवी डिटेल्स। आईडी मुझे यहाँ पर भेजनी होगी, ठीक है। इसका रिटर्न टाइप होगा रिसोर्स और इसका टाइप होगा मूवी डिटेल्स। अब यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रिटर्न कीवर्ड का और ट्राई कैच ब्लॉक का, क्योंकि ये एक HTTP रिक्वेस्ट है तो एरर आ सकती है, तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर रहे हैं। तो यदि कोई एक्सेप्शन आएगी तो हम लोग कैच ब्लॉक में आएंगे और यहाँ पर अपने रिसोर्स के एरर को यूज़ करके हम लोग इस एक्सेप्शन के मैसेज को फॉरवर्ड कर देंगे। ट्राई में जहाँ तक बात है, अगर ट्राई पूरा चल गया दैट मीन्स हमारा सक्सेस इवेंट है। तो सक्सेस इवेंट के लिए हमें यहाँ पर डेटा मिलेगा और वो डेटा कहाँ से मिलेगा? वो डेटा मिलेगा हमारे इस मूवी डेटा सोर्स से। सो मूवी डेटा सोर्स गेट मूवी डिटेल्स आईडी आपको यहाँ पर भेजनी होगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर रिपोजिटरी का काम भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने यूआई लेयर में। तो यूआई लेयर के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल्स नाम का पैकेज देखने को मिल रहा होगा और इस डिटेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं मूवी डिटेल व्यू मॉडल को। सो यहाँ पर होगा हमारा मूवी डिटेल व्यू मॉडल, ये क्लास होगा और ये क्लास एक्सटेंड करेगा व्यू मॉडल को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, तो उसको बताने के लिए ये एक व्यू मॉडल है, हमें इसको एनोटेट करना होगा हिल्ट व्यू मॉडल से, ओके। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट करेंगे एक फंक्शन गेट मूवी डिटेल्स एंड यहाँ पर हमें भेजनी होगी आईडी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। व्यू मॉडल स्कोप के अंदर हम लोग यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट करेंगे, कोर्टिन स्कोप क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे अपने रिपोजिटरी का। तो रिपोजिटरी को इंजेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कहलाता है और हम लोग यहाँ पर इंजेक्ट करना चाहते हैं रिपोजिटरी। तो प्राइवेट वैल मूवी रिपोजिटरी, ठीक है। इस इंजेक्ट को हम लोग यहाँ पर कर लेंगे इम्पोर्ट, ठीक है। तो इस मूवी रिपोजिटरी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, इसका हम लोग नाम देंगे रिज़ल्ट और इस रिज़ल्ट में हम लोग मूवी रिपोजिटरी का रिज़ल्ट को स्टोर करेंगे। आईडी हम यहाँ पर पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे व्हेन एक्सप्रेशन का और इस रिज़ल्ट के टाइप से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा स्टेट क्या है। तो यहाँ पर 3 स्टेट हो सकते हैं, बेसिकली 3 हमारे सील्ड क्लास में है, लेकिन हम लोगों ने 2 का यूज़ किया है विच इज़ एरर। तो पहला हमारा हो सकता है एरर और दूसरा हमारा हो सकता है सक्सेस, ठीक है। लोडिंग के लिए हम लोगों ने वहाँ पर से कुछ भी रिटर्न नहीं किया है, तो ये 2 केस हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर हो सकते हैं। और क्योंकि इसके और भी स्टेट हो सकते हैं तो व्हेन एक्सप्रेशन के अंदर मुझे यहाँ पर एल्स ब्रांच को भी इंट्रोड्यूस करना होगा। अब स्टेट यदि एरर हो तो हमें अपने उस म्यूटेबल स्टेट को करना होगा अपडेट। तो म्यूटेबल स्टेट को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए होता है कि स्टेट होल्डर, जो कि हमारे स्टेट को होल्ड करता है, जिसका यूज़ हम लोग कंपोजेबल में करते हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम लोग इस डिटेल में जाएंगे और एक नया डेटा क्लास को क्रिएट करेंगे जिसका हम लोग नाम देने वाले हैं मूवी डिटेल स्टेट होल्डर। ये एक डेटा क्लास होगा और इसके अंदर आपको जैसे पता ही है यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेट है वो है लोडिंग का। सो इज़ लोडिंग टाइप होगा इसका बुलियन, इनिशियलाइज करूँगा मैं फॉल्स से। सेकंड हमारे पास होता है एक्चुअली डेटा। तो डेटा हमारे पास इस बार क्या होगा? इस बार होगा हमारे पास मूवी डिटेल्स, इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा नल से। और लास्टली हमारे पास होगा एरर, यदि कोई एरर आती है तो, और इसको मैं इनिशियलाइज करूँगा स्ट्रिंग से, एम्प्टी स्ट्रिंग से। इसका यूज़ हम लोग करेंगे अपने व्यू मॉडल में। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका हम लोग नाम देंगे मूवी डिटेल्स। ये होगा एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ, इनिशियल वैल्यूज को मैं देने वाला हूँ मूवी डिटेल्स स्टेट होल्डर। ओके, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे अपडेट डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेट। तो सबसे पहला हमारा होगा यहाँ पर मूवी डिटेल्स का वैल्यू यदि एरर होता है तो उस बार हम लोग यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं अपने मूवी डिटेल स्टेट होल्डर को
जिसमें हमारा जो एरर पैरामीटर है उसमें हमारे जो हमें मैसेज मिला है रिपॉजिटरी से एरर का, उसको हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद सक्सेस का केस है, तो मूवी डिटेल्स के वैल्यू में हम लोग एक नया मूवी डिटेल स्टेट होल्डर को डालेंगे और जो हमारा डेटा होगा वो आएगा हमारे इस रिजल्ट के डेटा से। तो इस तरह से बेसिकली हमारा जो मूवी डिटेल्स है इसको हम लोग डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेट अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर मुझे इस फंक्शन को करना होगा कॉल कहीं ना कहीं, तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इनिट ब्लॉक। तो मैं इसको इनिट ब्लॉक के अंदर कॉल करूँगा गेट मूवी डिटेल्स, लेकिन यहाँ पर मुझे चाहिए आईडी, और ये वही आईडी है जो हम लोगों ने मूवी लिस्ट स्क्रीन से मूवी डिटेल स्क्रीन पर भेजी है। तो उसको यहाँ पर रिसीव करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं सेव स्टेट हैंडल का। अब इसकी हेल्प से भी आप उस आर्गूमेंट को यहाँ पर इजीली रिसीव कर सकते हो। तो सेव स्टेट हैंडल, एंड इस सेव स्टेट हैंडल में आपको देखने को मिलेगा गेट स्टेट फ्लो। आप गेट स्टेट फ्लो का भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर गेट भी है, आपके पास यहाँ पर गेट लाइव डेटा भी है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेट स्टेट फ्लो का। यहाँ पर आप उस आर्गूमेंट का की भेजोगे, तो मेरे केस में उसका नाम है आईडी, और इनिशियल वैल्यू आप भेज सकते हो। मान लो आपको रिसीव नहीं होता कुछ, तो आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर 0 पास करना चाहता हूँ। एंड क्योंकि ये स्टेट फ्लो है तो इसको मैं यहाँ पर कलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो ये कलेक्ट लेटेस्ट बेसिकली किसी न किसी कोऑर्डिनेट स्कोप के अंदर ही एग्जीक्यूट होता है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे व्यू मॉडल स्कोप का, और यहाँ पर लॉन्च करेंगे कोऑर्डिनेट स्कोप, और इसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के टाइम पे हमारा जो एरर है वो नहीं आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर आईडी मिल चुकी है, तो इसके अंदर अब हम लोग कॉल कर लेंगे इस गेट मूवी डिटेल्स को और पास कर देंगे अपनी आईडी। तो इस तरह से बेसिकली आप कॉल करेंगे इस गेट मूवी डिटेल्स को विद आर्गूमेंट, विथ आईडी, नॉट आर्गूमेंट, विथ आईडी। उसके बाद हम लोग इस मूवी डिटेल्स को इनिशियलाइज करेंगे इनिशियली लोडिंग स्टेट से। तो मूवी डिटेल स्टेट होल्डर इज लोडिंग, और यहाँ पर आप पास कर दोगे ट्रू। तो कुछ इस तरह से आपका जो यहाँ पर मूवी डिटेल्स व्यू मॉडल है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने मूवी डिटेल स्क्रीन पर, विच इज़ प्रेजेंट इन आवर डिटेल्स पैकेज। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए हमारा व्यू मॉडल, तो उसको हम लोग यहाँ पर पास कर लेंगे और इनिशियलाइज कर देंगे अपने हिल्ट व्यू मॉडल से। एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका हम लोग नाम देंगे रिजल्ट। इसमें स्टोर करेंगे अपने व्यू मॉडल के मूवी डिटेल्स के वैल्यू को। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है क्या वो लोडिंग है। यदि वो लोडिंग का स्टेट है तो उस केस में हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक बॉक्स, मॉडिफायर की हेल्प से पूरे साइज को कर लेंगे ऑक्यूपाई, और इस बॉक्स के कंटेंट को हम लोग अलाइन करेंगे सेंटर में। ठीक है, और इस बॉक्स का जो आप बोल सकते हो कंपोजेबल होगा इस बॉक्स के अंदर, वो बेसिकली होगा एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। ये हमारा हुआ लोडिंग का केस। और यदि हमारे पास कोई एरर आ जाती है खुदा न खास्ता, और मैं चेक करूँगा कि वो ब्लैंक ना हो, यदि वो ब्लैंक नहीं होगा तो हमारे पास कोई एरर आएगी और उस एरर को हम लोग शो करेंगे इन ए टेक्स्ट। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे बॉक्स का मॉडिफायर फिल मैक्स साइज, पूरे साइज़ को हम लोग कवर अप करेंगे, और इसके जो कंटेंट है इसको हम लोग सेंटर में कर देंगे प्रेजेंट, और इसके अंदर हमारे पास होगा एक सिंपल सा टेक्स्ट जो कि हमारे केवल और केवल उस मैसेज को शो करने के लिए यूज़ होगा। तो रिजल्ट डॉट एरर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोडिंग का केस, ये हो गया हमारा एरर का केस, और अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं अपने सक्सेस के केस को। तो सक्सेस केस को हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर रिजल्ट का यूज़ करेंगे। रिजल्ट के डेटा को चेक करेंगे, यदि वो नल नहीं होगा तो उसके बाद हम लोग एक्चुअली में अपने कंपोजेबल को रेंडर करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कॉलम का, और इस कॉलम के अंदर सबसे पहला होगा हमारा एसिंक इमेज। अब इस एसिंक इमेज का जो कंप्लीट यूआरएल है वो हम लोगों ने इस मूवी लिस्ट स्क्रीन में यूज़ की है, तो मैं इसको यहाँ से सिंपली कर लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कंटेंट डिस्क्रिप्शन, तो मैं यहाँ पर नल भेजूँगा, और मैं इसके साइज़ को यहाँ पर डिसाइड करूँगा विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर। तो मॉडिफायर फिल मैक्स विड्थ, एंड इसका हाइट होने वाला है वो होने वाला है 400 dp को मैं यहाँ पर कर लूँगा इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एसिंक इमेज। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगा स्पेसर का, थोड़ी सी स्पेस देने के लिए, मॉडिफायर हाइट, और मैं यहाँ पर 12 dp की स्पेस दूँगा। उसके बाद होगा हमारा टाइटल। तो टाइटल दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। इट डॉट यहाँ पर आपको ओरिजिनल टाइटल देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर मैं इसको थोड़े से स्टाइल में चेंजेस करूँगा। तो स्टाइल में चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे मटेरियल थीम के टाइपोग्राफी का, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा H5 हेडर 5, क्योंकि ये हेडर रिप्रेजेंट कर रहा है।
उसके जस्ट बाद मैं यहाँ पर इसके टैग लाइन को दूंगा, सो इट डॉट टैग लाइन, और यहाँ पर इसका जो स्टाइल होगा वो मैं मटेरियल थीम से देने वाला हूँ कैप्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनके बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ स्पेसर का मॉडिफायर हाइट, और यहाँ पर मैं 4 dp की इसको स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा टाइटल, उसके बाद हमारा हुआ ये टैग लाइन, और लास्टली मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्पेसर का थोड़ी सी स्पेस देने के लिए 8 dp की, और उसके बाद इसका ओवरव्यू शो करूँगा इट डॉट ओवरव्यू, और इस बार जो मेरा स्टाइल होगा वो होगा मटेरियल थीम टाइपोग्राफी बॉडी 1। ओके, तो ये मेरा एक्चुअली में है कंपोजेबल जो हम सक्सेस केस में रेंडर करने वाले हैं। और मैं इस कॉलम में थोड़ा सा चेंजेस करूँगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मॉडिफायर का, और मॉडिफायर की है थोड़ी सी यहाँ पर पैडिंग दूंगा हॉरिजॉन्टली 12 dp। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो डिटेल स्क्रीन का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि हमारे पास इसकी डिटेल आती है या नहीं। ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर 401 आया है। तो आप अपनी API की यूज़ करेंगे अपने इस मूवी डेटा सोर्स में, तो मैं अपनी यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो ऐप हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा ये हुआ मूवी लिस्ट स्क्रीन, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मूवी का डिटेल्स। ओके, तो हमारा जो ये इमेज है इसमें बेसिकली मैंने कोई कंटेंट स्केल नहीं डाला है, इस वजह से ये आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर कंटेंट स्केल का यूज़ कर लेता हूँ अपने उस एसिंक इमेज में विद इन मूवी डिटेल्स। तो हमारा जो ये एसिंक इमेज है इसमें मैं यूज़ करूँगा कंटेंट स्केल का। ठीक है, कंटेंट स्केल मैं फिल बाउंस करूँगा, बेसिकली ये हाइट और विड्थ दोनों में हमारा जो इमेज है उसको पहुँचा देगा, मतलब पूरा हमारा जो हाइट और विड्थ है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा हमारा ये इमेज। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो चेंजेस है वो किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो मूवी लिस्ट स्क्रीन, मूवी डिटेल स्क्रीन, आप देख सकते हो यहाँ पर अभी के टाइम पे जो हमारा इमेज है वो पूरी तरह से हमारे हाइट और विड्थ को ऑक्यूपाई कर ले रहा है। ये जो आपको किनारे पैडिंग देखने को मिल रही है ये मैंने अपने कॉलम में दे रखा है, तो वो वही वाली पैडिंग आपको वहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेसिकली आप नेविगेशन का यूज़ करके इस मूवी डिटेल एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हो। ऑलराइट, सो आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपको एक अच्छा खासा आइडिया हुआ होगा जेटपैक कंपोज का, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग कैसे प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। MVVM के बारे में भी आपको आइडिया होगा। तो अब आप अपने एप्स को बनाइए और उसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कि आपको जेटपैक कंपोज अच्छे से आता है, सो दैट वो हमारे कोर्स को और कैरी फॉरवर्ड करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम लोग कुछ और चीजों को डिस्कस करेंगे एंड्रॉइड से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय।